वेरिटासियम से बेहतर थी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, सब लोग आप आए। तो ये हमने अभी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन की है, देखी है। आई होप सब ने इन्जॉय की होगी। अच्छा, पहले आइडिया हमारा था कि डॉक्यूमेंट्री से बेहतर है हम एक और वीडियो वेरिटासियम की दिखा दें, जिसका टाइटल था देयर इज़ समथिंग फास्टर देन लाइट। तो शहरियार अभी रिसेंटली आए हैं अपनी स्टडी के दौरान, ये टर्की में एमएस कर रहे हैं। तो मुलाकात हुई थी विंटर कैंप के लास्ट डे में मुलाकात हुई थी। तो हमने कहा कुछ करते हैं, मिलके डिस्कशन करते हैं। तो मैंने कहा इंटेंगलमेंट पे बात होनी चाहिए, ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है। आई थिंक हमने 2024 में एक सेशन किया था मिलके आइंस्टाइन की जो जनरल रिलेटिविटी है उसके हवाले से, स्पेस टाइम एंड द ऑब्सेशन ऑफ आइंस्टाइन। तो तब भी हमारी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई थी। तो मैंने कहा उसके बाद तो फिर आइंस्टाइन की ये जो आइडिया है इस पे बात होनी चाहिए। और एक और भी रीज़न है वो ये थी कि ये जो पिछला साल अभी हमने गुजारा है 100 years ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उस पे ये राशिद सलीम ने साहब ने बड़ा ज़बरदस्त एक सेशन किया। तो इस पे उस दौरान मेरा एक सवाल इनसे काइंड ऑफ छोटी सी डिस्कशन हुई कि जी ईपीआर जो है, जो पैराडॉक्स है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि शायद आइंस्टाइन जो है ये इससे गलत साबित हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि आइंस्टाइन गलत साबित होता है, और थैंक्स टू आइंस्टाइन जिसने ये बहस शुरू की है। और ये हिस्ट्री को थोड़ा सा हमें फॉलो करना पड़ेगा कि क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा भी है असल में। उसके बाद मेरा ये प्लान था कि एक सेशन में बनाता हूँ इस पे, स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस पे, और न्यूटन से बात शुरू करते हैं, और करते करते एंटेंगलमेंट पे आते हैं ताकि सारी स्टोरी जो है ना कवर हो जाए। लेकिन फिर ये डॉक्यूमेंट्री देखना मेरे ख्याल में बेहतर होता है, क्योंकि उस पर यह है कि फिर बाज़ दफ़ा ये टॉपिक्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि एक शॉर्ट टाइम पे उनको इस तरह जिस तरह डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जाता है उस तरह एक्सप्लेन हम कर नहीं पाते इधर। तो डॉक्यूमेंट्री तो इसलिए ज़रूरी होती है बाज़ दफ़ा। तो आइंस्टाइन का जो रिलेटिविटी के वाले से जो प्रॉब्लम था ना, वो जैसे एक्शन एट ए डिस्टेंस का था, उसमें भी वो लोकेलिटी का एक इशू था। मतलब आइंस्टाइन के थॉट एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिन्हें जर्मन में कहते हैं गंडंगन एक्सपेरिमेंट्स। तो उसमें उसकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और उसका एक थॉट एक्सपेरिमेंट्स इस हवाले से पहले भी था कि अगर न्यूटन की थ्योरी को अगर हम फॉलो करें, और उसमें एक थॉट एक्सपेरिमेंट ये हो सकता है कि सूरज को सडनली अगर गायब कर दिया जाए या वो डिसअपीयर हो जाए, तो उसका असर क्या पड़ेगा, ज़मीन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अब न्यूटन की जो थ्योरी है उसके मुताबिक तो ये असर इंस्टेंटेनियसली होगा। ठीक है, तो आइंस्टाइन इससे हैप्पी नहीं था। उन्होंने कहा ये तो फिर एक नॉन लोकल थ्योरी होगी, तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो ग्रेविटी है वो इंस्टेंटली उसका असर हुआ है, और ग्रेविटी की ये जो कम्युनिकेशन हुई है ये फास्टर देन लाइट है, और उसकी अपनी थ्योरी के मुताबिक कोई भी चीज़ फास्टर देन लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती। फिर उसने बड़ी उस पर मगजमारी की, तकरीबन 10 साल लगा रहा इस प्रॉब्लम, इस पैराडॉक्स को सॉल्व करते हुए, और अल्टीमेटली उसने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी, और उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। और उसके मुताबिक, उसकी इक्वेशंस के मुताबिक, अगर आप सूरज को गायब करते हैं तो स्पूकी एक्शन फ़ौरन नहीं होगा, इंस्टेंटेनियसली नहीं होगा, वो तकरीबन 8 मिनट लगेंगे। उसके अंदर जो रिपल्स क्रिएट होंगी, ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसके अंदर जो रिपल्स क्रिएट होंगे वो ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 8 मिनट लगेंगे। वो उतना ही टाइम लगेगा जितना स्पीड ऑफ लाइट को लगता है, क्योंकि उसमें और भी पैराडॉक्सेस थे। उन्होंने कहा कि अगर एक ऑब्जर्वर सूरज के पास उस वक्त से गुजर रहा हो, तो उसको वो इस पूरे फिनोमेना को देखेगा तो उसको कैसा लगेगा। उस केस में उसको ऐसे लगेगा कि ज़मीन पहले निकली है और सूरज बाद में ख़त्म हुआ है। तो ये जो कॉज और इफ़ेक्ट का जो चक्कर है, ये भी बड़ा उसमें ख़राब हो जाएगा। कॉज़ैलिटी का भी बड़ा एक इशू था। तो बड़ा वो उसने कुछ 10 साल वो इन प्रॉब्लम्स के साथ उलझा रहा। तो एनीवे उसने चीज़ें रिज़ॉल्व कर ली, और मेरे ख्याल में उसके बाद जो उसकी ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई ना, वही अंडरस्टैंडिंग
चूँकि इतनी सक्सेसफुल उसका ये रहा सारी जर्नी, तो वो चीज़ फिर उसी को कैरी करता रहा वो क्वांटम मैकेनिक्स के केस में भी। तो इधर भी जब उसने ये चीज़ें स्टडी की तो क्वांटम मैकेनिक्स में देखें हमारे पास ये है कि हम पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करते हैं वेव फंक्शन से, और वेव फंक्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन होता है, और एक बड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, और फिर उसे आप डिफ़ाइन करते हैं। तो उसमें कोलैप्स ऑफ ए वेव फंक्शन जो है ना, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो उस पर आइंस्टाइन ने उसी तरह का सवाल दोबारा पूछा कि जी अगर आप एक वेव फंक्शन को पूरा स्प्रेड आउट कर देते हैं और आप किसी जगह ऑब्जर्व करते हैं तो वो कोलैप्स हो जाता है, तो दूसरी जगह मतलब वो कुछ स्पूकी एक्शन और एक्शन एट ए डिस्टेंस का प्रॉब्लम उसको फिर वहाँ पे उसी तरह का नज़र आया जो उसे न्यूटन की थ्योरी के अंदर भी नज़र आया। तो उसने कहा है कि ये प्रॉब्लम उसी तरह का ही है और वो उसको उसी तरह ही सॉल्व करना चाहता था, इसलिए फिर वो सेटिस्फाई नहीं था इस पूरी डिस्कशन के साथ, और बोर के साथ बेहतरीन ज़बरदस्त उसकी डिस्कशन होती थी, और मुख्तलिफ उसके थॉट एक्सपेरिमेंट्स तब भी चलते थे इसको रिजॉल्व करने के लिए। मतलब एक एक्सपेरिमेंट जो शायद थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री भी में हमने देखा है कि वो ये कहता है कि अगर आप दो पार्टिकल्स ले लें और उनके लेट्स से मास कैलकुलेट कर लें और उनको पहले लेट्स से किसी वे में करीब ले आएँ, ठीक है ना। अब वो एंटेंगलमेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा, मतलब वो पहले थॉट एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है कि जी लेट्स से वो दो पार्टिकल्स का मास कैलकुलेट कर लें, उनको करीब ले आएँ और उनको स्प्रिंग अप आउट मतलब एक दूसरे से जुदा कर दें, दूर कर दें। तो अब इक्वेशन लगाएं उसके ऊपर, तो मास आपके पास है, लेट्स से कोई फोर्स भी आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो एक का आप पोजीशन फाइंड कर सकते हैं और दूसरे का मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ठीक है। वो क्यों रिलेटेड होंगे, वो इक्वेशन से आप रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो ये कहता है कि एक की पोजीशन फाइंड करके आप एक की पोजीशन फाइंड कर लें, दूसरे का मोमेंटम फाइंड कर लें, तो आप बेसिकली एक ही पार्टिकल के दोनों चीज़ें फाइंड कर लेंगे। अब ये जो अनसर्टेनिटी का प्रॉब्लम था ना, वो इसको इस तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा था कि वो जो अनसर्टेनिटी का जो प्रॉब्लम है फंडामेंटल लेवल पे कि पार्टिकल्स की जो पोजीशन है और मोमेंटम है वो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये उसका बड़ा ज़बरदस्त थॉट एक्सपेरिमेंट्स है। तो ये करता रहा उसके साथ डिबेट बोर के साथ इस तरह के मुख्तलिफ वेज़ में, लेकिन इसका बोर आंसर ये करता है कि फ़र्ज़ करें कि आप एक की जब पोजीशन फाइंड कर रहे हैं एक पार्टिकल की और दूसरे की मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं, तो जिस वक्त आप पार्टिकल की पोजीशन फाइंड कर रहे हैं एक की, उसी वक्त एट द सेम टाइम उस एक्ट ऑफ मेजरमेंट से दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाए, या अगर मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं तो दूसरे की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाए। तो इसका जवाब आइंस्टाइन ने ये कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये दिस विल बी ए स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो एनीवे उसको ये आइंस्टाइन की ये जो अप्रोच थी ना थॉट एक्सपेरिमेंट्स की, ये बहुत ही ज़बरदस्त थी, और यहाँ से उसको आइडिया हुआ है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द क्वांटम मैकेनिक्स, और एटलीस्ट उसकी एक्सप्लेनेशन एटलीस्ट कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। प्रेडिक्शंस ठीक है वो सही हैं, उससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन आइंस्टाइन वाज ए डिफरेंट काइंड ऑफ फिलोसोफर और थिंकर। वो चीज़ों को समझना चाहता था रादर दैन कि जी उसको आप अप्लाई करते हैं उससे क्या बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो ये बड़ी उसकी ज़बरदस्त बहस थी जो चलती रही। अब ये 1927 की जो सॉल्वे कॉन्फ्रेंस थी वो 5th थी आई थिंक, उसमें डॉक्यूमेंट्री में बड़ा ज़बरदस्त उसमें दिखाया उन्होंने कि कैसे ये बहसें चलती रही, लेकिन आइंस्टाइन समहाउ कन्विंस नहीं कर पाया बोर को, और या बोर के जो ग्रुप था और जो ज़्यादा कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है वही स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन समझी जाती रही, और समटाइम्स जैसे कहते हैं ना ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन। तो आइंस्टाइन इतना मुतमिन नहीं था, लेकिन आइंस्टाइन के साथ कुछ लोग मिल गए जो आइंस्टाइन की मेरे ख्याल में इन ऑब्जेक्शंस को समझ रहे थे। उनमें से सबसे बड़ा नाम श्रोडिंगर था, क्योंकि श्रोडिंगर जो है, श्रोडिंगर की तो इक्वेशन यूज़ हो रही है, श्रोडिंगर इज़ वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट, और श्रोडिंगर ने किसी स्टेज पे उसको डिस्कस भी किया था कि इसमें जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो प्रॉब्लम एंटेंगलमेंट का है ना, दिस इज़ द की, और इस पे ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो शायद हम स्टैंडर्ड जो इंटरप्रिटेशन है उससे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मेरे ख्याल में फिर उसके बाद आइंस्टाइन ने इस पे मज़ीद सोचा, और उसके बाद पोडोल्स्की और रोजन के साथ मिलके उसने ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा। ये मई में आर्टिकल लिखा था उसने,
ठीक है, अभी मैं आपके व्यूज़ भी इस हवाले से लेता हूँ। लेकिन उसी साल 1935 में उसने एक और आर्टिकल भी लिखा है, वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ। तो अब आप अपने ज़रा व्यूज़ बताएं, आप इस सारी स्टोरी को कैसे देखते हैं? अच्छा, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी डॉक्यूमेंट्री, तो उम्मीद है आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इसमें तो मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि मतलब आइंस्टाइन ने किस तरह अप्रोच किया था इस प्रॉब्लम को ना अपने 1935 के पेपर में। तो उसने बेसिकली उसने दो अजम्पशंस ली थी जो कि बड़ी रीज़नेबल अजम्पशंस हैं कि ना लोकेलिटी होनी चाहिए, कि ना अगर आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द की चीज़ें उसे इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, बहुत दूर दराज की चीज़ें उसे इमीडिएटली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, जो कि हमेशा से हमारी अजम्पशन रही है। और दूसरी उसकी अजम्पशन थी रियलिज़म की, तो वो ये है कि ना अगर कोई भी चीज़ आप मेजर कर रहे हैं तो उसकी मेजरमेंट के बावजूद भी उसकी एक वैल्यूज़ मौजूद हैं जो कि इन्फ्लुएंस नहीं होंगी मेजरमेंट के अमल से, जो कि इंडिपेंडेंटली उसके पास कुछ चीज़ें हैं मेजरमेंट के, उसके पास वैल्यूज़ हैं जो कि अगर आप ना भी करें मेजरमेंट तब भी उसके वो पोजेस करेगा, और मेजरमेंट करने से वो कोई चेंज नहीं हो जाएंगी, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव चीज़ें मौजूद हैं। तो उसने जब ये दोनों असम्पशंस ली और फिर उसने अपनी एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया उसने कि हम दो पार्टिकल्स को दूर दूर ले जाते हैं तो मैं पोजीशन और मोमेंटम दोनों मेजर कर सकता हूँ एक साथ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से, और पोजीशन तो ऑब्वियसली हमें स्पीड पता है दोनों की, टाइम के बारे में पता चल जाएगा पोजीशन उनकी कहाँ है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मुझे पता चल जाएगा मैं स्पिन जीरो पार्टिकल से स्टार्ट कर लेता हूँ और एक पार्टिकल इधर डिके हो जाएगा, एक पार्टिकल इधर डिके हो जाएगा, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से दोनों के मोमेंटम ही पता चल गया मुझे। तो इसका मतलब है क्वांटम मैकेनिक्स तो कहती है पोजीशन और मोमेंटम में एक साथ बता ही नहीं सकता किसी पार्टिकल का, तो इसका मतलब है क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है। तो इसलिए उसने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स मुझे तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही जो कि एग्जिस्ट करती है असल में। तो इसलिए उसने कहा कि इसके अंदर कोई ना कोई हिडन वेरिएबल्स होने चाहिए जिससे हम अपडेट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स को और इसको हम कंप्लीट बनाएंगे। तो ये अच्छी क्रिटिसिज्म थी उस टाइम पे, और फिर जो है खैर फिर बेल्स थ्योरम आ गया। तो फिर बेल ने एक सेकंड, तो फिर बेल ने जो है उसने भी यही अजम्पशंस ली उसने कि ना अगर मैं लोकेलिटी अज्यूम कर लूँ और रियलिज्म भी अज्यूम कर लूँ, तो फिर मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड सा उसका एक्सपेरिमेंट था कि दो दूर दूर ऑब्जर्वर्स हैं एलिस और बॉब, और उनके पास मेजरिंग डिवाइसेस हैं, वो तीन डिफरेंट किस्म के डायरेक्शन में स्पिन मेजर करते हैं पार्टिकल की, उन्हें डिटेल्स में जानने की ज़रूरत नहीं है, और वो दूर दूर हैं बहुत ज़्यादा, दोनों ऑब्जर्वर्स ना बड़े दूर दूर हैं, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते एज सच। तो उनके मेजरमेंट्स के दरमियान कोरिलेशंस कितने हो सकते हैं अगर मैं अज्यूम करूं कि लोकेलिटी भी है और रियलिज्म भी है, तो उसमें इक्वालिटी बनती है कि ना लेस देन, इज दिस वर्किंग, उसमें इनइक्वालिटी बनती है कि उनके जो कोरिलेशंस का सम है वो ना लेस देन और इक्वल टू टू होना चाहिए अगर ये लोकेलिटी और रियलिज्म दोनों सच है। लेकिन पता चला टू अंडर रूट टू है वैल्यू जो आ रही है जो कि ग्रेटर देन टू है, तो इसका मतलब है कि बेल इनइक्वालिटी वायलेट हो गई, और इसका मतलब है कि या फिर लोकेलिटी गलत है या फिर रियलिज्म गलत है या फिर दोनों गलत हैं, जिस तरह वो डॉक्यूमेंट्री में बता रहे थे। उन्होंने वर्ड्स ये यूज़ नहीं किए, उन्होंने बस वैसे ही बताया उन्होंने आखिर आखिर में। तो इसके बाद और एक और चीज़ भी हो सकती है, वो सुपर डिटर्मिनिज्म की भी उन्होंने बात की थी डॉक्यूमेंट्री में, उन्होंने वर्ड नहीं यूज़ किया, लेकिन सुपर डिटर्मिनिज्म बहुत अजीब सी चीज़ है जो आखिर में नहीं वो बता रहे थे, और जिसके लिए उन्होंने आखिर वाला एक्सपेरिमेंट भी किया था कि मैं इतनी दूर क्वेज़ार्ड से मैं अपने फोटॉन्स लूं, ताकि इतनी दूर से तो ये तो नहीं है ना कि पहले से लिखा हुआ है कि फलाना जो एक्सपेरिमेंटर है वो ये मेजरमेंट परफॉर्म करेगा जिसकी वजह से उसे ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि मैं जो मेजरमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ और जो मुझे आउटकम मिल रहा है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मेरी अपनी एक फ्री विल है और वो पहले से कोरिलेटेड नहीं है, फिर तो एक कंस्पिरेसी सी बन जाएगी ना कि पहले से एक लिखा हुआ है, यूनिवर्स के बिग बैंग के टाइम पे लिख दिया गया कि ये एक्सपेरिमेंटर्स इस तरह मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे और फिर उनको उसकी वजह से ये रिजल्ट मिलेगा जो कि गलत रिजल्ट है। तो ये तो एक बड़ी अजीब सी बात होगी ना, फिर तो साइंस का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर हम ये अजम्पशन ले, फिर तो हर कोई भी चीज़ कंस्पिरेसी हो सकती है। क्या पता हमारी जितनी भी हमने जनरल रिलेटिविटी की मेजरमेंट्स की हैं वो भी एक कंस्पिरेसी थी, असल में कोई और थ्योरी है, असल में सच है। इसको सुपर डिटर्मिनिज्म कहते हैं, कुछ लोग इसे बिलीव भी करते हैं जो कि बड़ी अजीब सी बात है। तो ये तीसरी अजम्पशन है, इसको हम साइड पे कर देते हैं, अजीब अजम्पशन है। सबीना हॉसनफेल्डर कहती है कि ये हो सकता है, लेकिन आई डोंट बिलीव दिस।
जेरार्ड टेहूफ्ट भी है ना पता उसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो उसके क्या बिलीफ्स हैं, लेकिन ज़्यादा जॉन बेल ने भी इसको बिल्कुल डिसमिस कर दिया, तो उसने कहा था बिल्कुल फजूल अजम्पशन है ये, इसको हमें इसके बारे में कंसिडर भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खैर हो तो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, लेकिन अभी आप जब 1935 में जब आइंस्टाइन ने पेपर लिखा, उसका जो रिएक्शन आया उसका थोड़ा सा आप रिकॉल करवाएंगे कि बोर ने कैसे उसको रिएक्ट किया, क्योंकि बहस तो बोर के साथ चल रही थी ना, तो वो उसने उसको कैसे देखा? तो बोहर जो था मेरे ख्याल से अब बोहर वो उसको उसके हिसाब से तो ऑब्वियसली क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट है, वो नहीं उसने एक्सेप्ट किया कि क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट हो सकती है। तो उस टाइम लेकिन बस एक स्टेलमेट सही था इनके दरमियान, क्योंकि ना कोई हमारे पास एक्सपेरिमेंट नहीं था कि हम इन दोनों चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सकें। अच्छा, मुझे तो लगता स्टेलमेट ने, मुझे तो लगता है कि बोर की इंटरप्रिटेशन प्रिवेल कर रही थी और वही मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक तरह से एक्सपेरिमेंट उस तरह से नहीं था ना कि हम उसको डिस्टिंग्विश, बस एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन चल रही थी। लेकिन फिलोसॉफिकल में भी ज्यादा तो यही चल रहा था कि बोर का जो स्कूल है या बोर की इंटरप्रिटेशन है वो डोमिनेंट वही चल रहा था। लेकिन पॉली ने कहा था उस जमाने में कि ना कोई फायदा ही नहीं है कि हम इस पे बहस करें। अच्छा, कि अगर मैं मेजरमेंट करता हूँ किसी चीज की, तो वो इसकी जो वैल्यू है वो पहले से एग्जिस्ट करती है नहीं करती वो मैटर ही नहीं करता ना, क्योंकि मेजरमेंट के बाद ही मुझे पता चलेगा उसकी क्या वैल्यू है। तो उसने कहा कि कोई फायदा ही नहीं है इस पे बहस करने का। तो वो शट अप एंड कैलकुलेट उसने कहा क्यों ये लोग बहस कर रहे हैं बैठ के, अगर पहले से वो करती भी है एग्जिस्ट वैल्यू नहीं भी करती, जब मैं मेजरमेंट करूंगा मुझे पता चल जाएगा। तो उनके लिए बस एक फिलोसॉफिकल सी डिबेट थी। लेकिन बेल की कमाल ये है कि उसने हमें एक तरीका बताया कि इन दोनों अजम्पशंस को अगर हम लें तो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं कुछ खास एक्सपेरिमेंट्स के। तो वो उसका कमाल था। देखें इसके बाद जो आगे बीच में तो सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई ना, और प्रिवेलिंग जो इंटरप्रिटेशन रही वो तकरीबन शट अप एंड कैलकुलेट वाली थी और कोपेनहेगन वाली ही चलती रही। बीच में जॉन फॉन नॉयमन बीच में आ गया, उसने एक किताब लिखी क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। अब जॉन फॉन नॉयमन को ज़्यादातर लोग कंप्यूटर के हवाले से जानते हैं या एज ए मैथमेटिशियन जानते हैं, लेकिन उसका क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी काम है और उसमें जो उसने बहुत सारी अपनी मैथमेटिकल फार्मूलेशन की है वो भी इंटरेस्टिंग थी। तो उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक उसने थ्योरम प्रूव किया और मेरे ख्याल में वो आइंस्टाइन की इस थ्योरी को ना सम हाउ ये जो हिडन वेरिएबल वाली थ्योरी है उसको उसके वाले से उसने कोई काम किया। तो उससे भी कुछ लोगों ने ये बात निकाल दी कि ये डिबेट सेटल हो गई है और अब जॉन फॉन नॉयमन जो है उसने भी प्रूफ कर दिया है और ये हिडन वेरिएबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती और ये जो स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन है यही सही है। तो उस पर एक मैथमेटिशियन जर्मनी के अंदर थी, उनका नाम था ग्रीटा हरमन। उसने थोड़ा सा एतराज़ किया था। उसने कहा था कि आपने प्रूफ तो पढ़ा ही नहीं है, आप इसको अपने इंटरप्रिटेशन के साथ अलाइन करके देख रहे हैं। प्रूफ में तो कुछ मिस्टेक्स हैं और कुछ ऐसी जम्पशंस हैं जो जिससे प्रूफ उस तरह होता नहीं है जिस तरह शायद नॉयमन क्लेम करा था। अब जॉन फॉन नॉयमन उस वक्त तक ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द जीनियसेस। तो लोगों ने कहा कि वही अपील टू अथॉरिटी कर दी उन्होंने, कहा बस जी अब बोर ने भी कह दिया है और जॉन फॉन नॉयमन ने भी एक थ्योरम भी प्रूव कर दिया है, तो अब ये डिबेट सेटल हो गई है। फिर उसके दौरान उसके बाद आया डेविड बोम, ठीक है ना, उसका कोई याद है स्टोरी? डेविड बोम ने फिर कोई अपनी एक पायलट वेव थ्योरी थी, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ, डेविड बोम की भी इंटरेस्टिंग है। अब कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन जो है तो उसके अंदर रियलिज्म नहीं होता कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन में, लेकिन लोकेलिटी उसके अंदर होती है कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन में। तो लेकिन जो बोहम की थ्योरी थी उसके अंदर उल्टा था। उसके अंदर वो कहता था कि रियलिज्म तो है कि पहले से वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, मेजरमेंट्स करने से पहले एग्जिस्ट करती हैं वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, लेकिन कह रहा था कि नॉन लोकेलिटी भी हो सकती है कि इंस्टेंटेनियसली या फिर फास्टर देन लाइट इन्फ्लुएंसेस प्रोपगेट कर सकते हैं। तो ये दो अपोजिंग व्यूज़ थे। मेरे ख्याल से जो बेकर है वो भी इसको बोहम को सपोर्ट करता है उस किताब के अंदर। तो ये एडम बेकर है, इसने रिसेंटली कोई आई थिंक 10 साल पहले एक ज़बरदस्त सारे जो डिबेट्स होती रही हैं उसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किताब लिखी है और उसके ऊपर काफ़ी उसकी वीडियोस भी हैं और जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उनके साथ उसकी डिस्कशन भी है। एडम बेकर की बुक है व्हाट इज़ रियल।
तो मैंने बहुत अरसा पहले इसके बारे में देखा था, लेकिन मुझे किसी ने भेजी थी, फिर मुझसे लॉस्ट हो गई, फिर मैंने आपसे ली, तो मैंने उसके कुछ अभी चीज़ें रिसेंटली पढ़ी भी। तो बोम, आप सही कह रहे हैं, बोम भी ये समझता है कि मतलब बोम भी आइंस्टाइन के साथ ही शायद अलाइन था। और उसके बाद एक और भी तो आया ना, ह्यू एवरेट, जिसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और ह्यू एवरेट ने भी शायद जो मल्टीवर्स की थ्योरी या जो मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं वो निकल दी ना। तो मैनी वर्ल्ड्स के अंदर जो है लोकेलिटी भी है, रियलिज्म भी है, लेकिन उसके अंदर फिर और अजीब अजीब चीज़ें हैं उसके अंदर, कि हाँ बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं वेव फंक्शन के, और हाँ मल्टीपल यूनिवर्सेस होती हैं हाँ। उसके अंदर और वो मिस्ट्रीज हैं उसके अंदर। कहते हैं कि बोर ने उसको भी बिल्कुल शटा मैन कैलकुलेट कर दिया, और या उसके बाद तो शायद वो इतना डिसहार्ट हुआ कि उसने फिज़िक्स ही छोड़ दी। तो लेकिन अभी भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बोम की थ्योरी को भी देखते हैं, इस हवाले से उसको आगे लेके चल रहे हैं, और मैनी वर्ल्ड इंटरप्रटेशन भी तकरीबन चल ही रही है, लेकिन इंटरप्रटेशन के मसाइल तो बहुत सारे हैं। तो मतलब समराइज, मतलब अगर मैं करूं तो मतलब बेसिक मसला ये था कि मतलब आइंस्टाइन ने प्रूव किया था कि मतलब लोकेलिटी और रियलिज्म को अगर हम लें साथ, हाँ तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो फिर कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। हाँ तो वो क्वांटम मैकेनिक्स के उस तरह से खिलाफ था कि हमें ना एक अपडेटेड थ्योरी चाहिए, लेकिन जो बाकी सारे लोग थे कहते नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट ही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इन अजम्पशंस को ब्रेक करना पड़ेगा इन वन वे और दी अदर। ठीक है, तो फिर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से इसको ब्रेक किया। कि अगर आप कहते हैं कि अच्छा, आइंस्टाइन कहता है कि रियलिज्म भी होना चाहिए, लोकेलिटी भी होनी चाहिए, बोहर ने कहा, और ये जो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन थी, इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो वेव फंक्शन है ये कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं है उस तरह, क्योंकि हम जहन में हम ये सोच रहे हैं इस टाइम ये कोई फील्ड की तरह है, जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड की आपने बात की थी ना, और एक पॉइंट पे एक चीज़ हुई और फिर इन्फ्लुएंस थोड़ी देर बाद प्रोपेगेट किया, फिर कोई और चीज़ हो गई। लेकिन बोहर ने कहा था बस एक ना कैलकुलेशन के लिए एक रेसिपी है सिर्फ वेव फंक्शन, ये कोई फिजिकल चीज़ की तरह इमेजिन ना करें इसे। तो अगर एक इस तरफ एक पार्टिकल है, उसका मैं एक स्पिन ऑब्जर्व करता हूँ, फिर दूसरी तरफ एक पार्टिकल का भी मुझे पता चल जाता है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसके बारे में जो मुझे नॉलेज थी उस सिस्टम के बारे में वो अपडेट हो गई, या मुझे पता चल गया कि अब ये स्टेट किस हालत में, सिस्टम किस हालत में। इसका मतलब नहीं कोई इन्फ्लुएंस प्रोपोगेट कर रहा था उनके दरमियान। तो उसने कहा कि रियलिज्म को अगर आप ना लें, आप कहें कि जो साए है आपका वेव फंक्शन वो रियल ही नहीं है, एक रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर आपको लोकेलिटी की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो कि प्रोपोगेट कर रही है। तो दूसरी तरफ अगर बोहम की तरफ आप चले जाएं, तो बोहम कह रहा था कि नहीं, जो साए है, जो वेव फंक्शन एक रियल चीज़ है, रियल एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप उसको एक रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट तस्वुर कर लेते हैं, फिर उसके अंदर नॉन लोकल इन्फ्लुएंसेस ट्रैवल करना ज़रूरी है उसके अंदर, ताकि दूर दूर के पार्टिकल्स एक साथ को रिलेटेड हो सकें। फिर वो उसमें नॉन लोकेलिटी उसने डाल दी। और ये जो अपना मैनी वर्ल्ड्स वगैरह वाले थे, तो इसके अंदर तो आप लोकेलिटी भी इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ना अब लोकेलिटी आप आराम से रख सकते हैं ना, क्योंकि उसमें ये है कि अब मैंने स्पिन मेजर किया और दूसरी तरफ एक स्पिन मुझे मिल गया। तो इसमें यह है कि आपको जो फॉर एग्जांपल इसमें ना रियलिटीज आप स्प्लिट कर रहे हैं ना इसके अंदर, तो इसके अंदर आपकी एक रियलिटी है ही नहीं आपकी मैनी वर्ल्ड्स के अंदर। तो ये जो श्रोडिंगर कैट जो है वो उसको ये कैसे फिर एक्सप्लेन करते हैं? श्रोडिंगर क्या? श्रोडिंगर की जो कैट थी, हाँ हाँ। उसको फिर कैसे एक्सप्लेन करते हैं? क्योंकि उसने भी ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली, ये जो प्रॉब्लम थे ईपीआर के हवाले से, उसको ही एक्सप्लेन करने के लिए उसने ये थॉट एक्सपेरिमेंट्स किया था ना, श्रोडिंगर का भी। उसने बेसिकली जो है मेरे ख्याल से उसने एक क्रिटिसिज्म था ये जो श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट था ना, कि मेरे ख्याल से कि किस तरह मेरे ख्याल से कि आई एम नॉट एग्जैक्टली लाइक रिमेंबर राइट ना, आपको याद है कुछ इसका क्रिटिसिज्म था ना बेसिकली ये? नहीं, मुझे तो ये जो मुझे आपको कोई याद है किसका? तो अब बता सकते हैं, मुझे याद आ माइक दीजिएगा। गलत अच्छा, ये statement नहीं देना चाह बेसिकली रहा। देखें, वो आइंस्टाइन के साथ अलाइन था ना श्रोडिंगर, तो उसने अपने उसी ये जो प्रॉब्लम था ना जो आइंस्टाइन रेज कर रहा था, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए उसने श्रोडिंगर कैट की ना एग्जांपल दी थी। जी जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। श्रोडिंगर ने जब इक्वेशन बनाई थी तो उसको खुद अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये फिजिकल सिस्टम है, ये मैं क्या डिस्क्राइब किसको कर रहा हूँ, मैथमेटिकली तो ठीक है। और आइंस्टाइन के एतराज़ के बाद कि इसमें लोकेलिटी जो है वो वायलेट हो रही है और रियल भी नहीं है, तो इसको तो श्रोडिंगर को तो
बताया गया था कि जी ये प्रोबेबिलिटी वेव है, ये एक्चुअल फिजिकल रियलिटी को तो कर ही नहीं रही, तो वो खुद भी फिर अपनी इक्वेशन पे जो उसका रिजल्ट था उस पे क्रिटिसाइज कर रहा था असल में, कि इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो बड़ी वियर्ड है, कि कैट कैसे एक ही वक्त में लाइव भी हो सकती है और डेड भी हो सकती है, सुपरपोजिशन एक ही वक्त में दोनों एट ए टाइम कैसे हो सकता है। लेकिन वो इसका मतलब है कि वो उसको फिजिकल सिस्टम के तौर पर ही लेना चाह रहा था, बोम की तरह। अगरचे नील्स बोर ने जो इंटरप्रिटेशन की थी वो ये थी कि ये प्रोबेबिलिटी वेव है बेसिकली, ये बल्कि उसका जो मेंटर था नील्स बोर नहीं था, श्रोडिंगर का मैक्स बॉर्न, जी मैक्स बॉर्न ने उसको कहा था कि ये अगर आप इसको ये प्रोबेबिलिटी वेव है बेसिकली, ये कोई रियल फिजिकल वेव उस सेंस में नहीं है जैसे वेव फंक्शंस हम पानी का या साउंड वेव्स उनका जो है वो लेते हैं, तो एक्चुअल फिजिकल नहीं है। लेकिन आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, मेरे एक दो और कमेंट्स हैं वो बात क्योंकि इसमें आगे फिर जो मैनुअल इंटरप्रिटेशंस वाले हैं ना, वो तो इसको आगे फिर इस कैट के डेड और अलाइव होने को भी ना एक्सप्लेन करते हैं ब्रांचेस करके। हाँ, वो उसको ज़रा एक्सप्लेन करें। हाँ, तो श्रोडिंगर ने क्रिटिसाइज ही कर रहा था वो एक तरह से क्वांटम मैकेनिक्स कितनी अजीब है कि इसके अंदर सुपरपोजिशन एग्जिस्ट कर सकते हैं पार्टिकल्स के दरमियान, तो फिर बड़ी बड़ी चीज़ों के दरमियान क्यों नहीं कर सकते सुपरपोजिशंस एग्जिस्ट। तो उसने रिलेट कर दिया एक क्वांटम पार्टिकल को एक बड़े ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो जब डिके होगा पार्टिकल तो वो मर सकती है कैट, अगर नहीं होगा तो फिर कैट अलाइव रहेगी। तो उसका मतलब है कैट एक ही वक्त में जिंदा भी है और मरी हुई भी है। तो उसने कहा क्या अजीब सी बात है ये। तो उसके बाद फिर ये मैनी वर्ल्ड्स के थ्रू भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब एक वक्त में ऐसा नहीं है कि मेरी दुनिया के अंदर वो कैट जिंदा भी है और मरी हुई भी है, मेरी रियलिटी के अंदर वो या फिर जिंदा है या फिर मरी हुई, और किसी और रियलिटी में दूसरे सिचुएशन है। इसमें आगे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, एक तो यह है कि वही मेजरमेंट के प्रॉब्लम थे कि ये जो मैनी वर्ल्ड्स हैं, अगर पैरेलल वर्ल्ड है भी हैं तो इनको हम कैसे मेजर करें, कौन सा हमारे पास कोई तरीका है या नहीं है। लेकिन बहुत सारे हैं जो इस स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं और वो ये कहते हैं ये ही एक ज़बरदस्त तरीका है जिससे वो जो क्वांटम पैराडॉक्सेस हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ये जो सुपरपोजिशन वाले प्रॉब्लम्स हैं तो उनको एक इस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये इसलिए वो इसको फॉलो करते हैं। बल्कि वो जो वेरिटासियम का डायरेक्ट मुलर है उसने भी एंड में यही कहा था कि मुझे मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन पे ज़्यादा बेहतर लगती है, इस तरह की वियर्ड प्रॉब्लम्स को उसका हाल मुझे वो ज़्यादा वो एक अनफॉल्सिफाइबल सी थ्योरी है ना कि उसके अंदर आपने इतने ज़्यादा पोस्टुलेट तो कर दी रियलिटीज़, लेकिन आप उनको वेरीफाई कैसे करेंगे। तो एक अनसाइंटिफिक सी थ्योरी लगती है ना ये। बाकी जो है कम से कम हम एक रियलिटी के अंदर हैं तो उनको हम बाद में जाके शायद टेस्ट भी कर सकें, उनको डिस्टिंग्विश भी कर सकें, लेकिन इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। तो इसलिए मुझे तो ये पसंद नहीं है मैनी वर्ल्ड्स की इंटरप्रिटेशन। लेकिन एक कुछ फिलोसॉफिकली बड़ी अपीलिंग है, बड़े लोगों को इस वजह से पसंद है कि इसके अंदर फिर इनडिटर्मिनिज्म हम ख़त्म कर देते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में से। हर चीज़ डिटर्मिनिस्टिक ही है क्वांटम मैकेनिक्स में, और जो प्रोबेबिलिटी है वो एक इल्यूजन है, क्योंकि हम एक रियलिटी के अंदर रहते हैं तो हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं कुछ चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन अगर हम एक गॉड्स आई व्यू से देखें पूरी यूनिवर्स को जिसमें तमाम ब्रांचेस हमें नज़र आ रही हों, तो उसके अंदर तो हर चीज़ डिटर्मिनिस्टिकली इवॉल्व कर रही है और तमाम ब्रांचेस श्रोडिंगर इक्वेशन को फॉलो कर रही हैं। और एक और मैं इंटरप्रिटेशन बता दूं फॉर कंप्लीटनेस, वो ये है कि ऑब्जेक्टिव कोलैप्स थ्योरीज भी एक होती हैं। उसमें यह है कि आपने श्रोडिंगर इक्वेशन को अपडेट कर देते हैं, उसमें कोई नॉन लीनियर टर्म्स ऐड कर देते हैं, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन बजाते खुद तो लीनियर इक्वेशन है, तो उसके अंदर सुपरपोजिशंस बन जाती हैं खुद ब खुद। लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड कर दें, नॉन लीनियर नॉइज टाइप की टर्म्स आप ऐड कर दें, तो उसके अंदर ना फिजिकली खुद ब खुद कोलैप्स हो सकता है सिस्टम्स के अंदर। तो आप एक ही रियलिटी के अंदर हैं और आपने इनडिटर्मिनिज्म भी आपने एक्सप्लेन कर दिया आपने। तो इस तरह की भी थ्योरीज हैं, GRW है फॉर एग्जांपल, पेनरोज की है ऑब्जेक्टिव कोलैप्स, ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन वाली थ्योरी है, ये एक और कैटेगरी है। आपकी कौन सी इंटरप्रिटेशन है जो आपकी फेवरेट है या? अच्छा, एक और भी है बड़े मजे की, वो है क्यूबिज्म। हाँ, 5 चले मैंने बता दिए आपको, ठीक है ना। तो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन हो गई है,
और हमारी बोहम की इंटरप्रिटेशन हो गई है, Pilot wave theory, पायलट वेव हो गई है, मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन हो गई है, ऑब्जेक्टिव कोलैप्स हो गए, और पांचवी क्यूबिज्म। तो क्यूबिज्म जो है ये भी बड़ी, मतलब मुझे कोई सेटिस्फाइंग तो कोई भी नहीं लगती मुझे 100%। मैं नहीं कह सकता कि ये मेरी फेवरेट है, लेकिन सब में कुछ चीज़ें हैं। तो जो पांचवी है क्यूबिज्म, इसको लिखते हैं QBISM। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये लोग भी कहते हैं कोपनहेगन की तरह कि जो वेव फंक्शन है वो एक रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वेव फंक्शन सिर्फ हमारा एक स्टेट ऑफ नॉलेज नहीं है, स्टेट ऑफ बिलीफ है हमारा, कि एक जो सिस्टम है वो अभी किस स्टेट में हो सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि जो एक सिस्टम है मेरे पास 50% अप हो सकती है, इसकी स्पिन 50% डाउन हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि असल में वो अप भी है डाउन भी है, बल्कि मेरा जो बिलीफ है इस टाइम वो ये है कि वो 50% अप हो 50% डाउन हो सकती है। और अगर मैं मेजर कर लेता हूँ वो अप हो गई, तो अब मुझे 100% कन्फर्म हो गया कि वो अप ही है। जिस तरह बहुत सी चीज़ों के बारे में हम अनसर्टन होते हैं ना दुनिया के अंदर, हमें नहीं पता होता कि यार इस डब्बे के अंदर अभी क्या है, तो हमारी अनसर्टेनिटी होती है हमारी बिलीफ के अंदर। फिर डब्बा खोल लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या है। तो वो उस तरह करके उसे एक्सप्लेन करते हैं कि बस ये एक ना हमारा एक मेंटल मॉडल की तरह है ये वेव फंक्शन, और हमारे एक स्टेट्स ऑफ बिलीफ हैं, हिस्टोग्राम की तरह है ये, कि इतनी प्रोबेबिलिटी इसकी, इतनी प्रोबेबिलिटी इसकी, प्रोबेबिलिटी इसकी। और जब हम मेजर करते हैं किसी चीज़ को, तो मसला ये मेजरमेंट प्रॉब्लम का कि एकदम से वेव फंक्शन कोलैप्स कैसे हो जाता है। तो वो फिर बड़े आसान तरीके से आप सब एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, कि अगर एक डब्बा है उसके अंदर रेड बॉल भी हो सकती है, ब्लू बॉल भी हो सकती है, तो अभी जो है वेव फंक्शन बना हुआ है उस के ना उसका कलर क्या है, और जैसे ही मैंने देखा तो वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया और मुझे पता चल गया कि वो रेड बॉल थी। तो इसमें कोई मिस्ट्री तो नहीं है इसके अंदर, तो हम वेव फंक्शन तो होता रहता है कोलैप्स इस तरह, जब मुझे पता चल जाता है किसी चीज़ के बारे में। तो ये उस तरह, लेकिन इसमें फिर वो ना कुछ ये नहीं बताते कि असल में क्वांटम रियलिटी और अल्टीमेट रियलिटी है क्या। वो हर चीज़ आपके ना, आइंस्टाइन ये पेपर का टाइटल ही लिख रहा है कि कैन क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी इज कंप्लीट, तो इससे तो पता चल रहा है कि कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और शायद आइंस्टाइन जो हिडन वेरिएबल लेके आना चाह रहा था वो भी देयर इज़ अ वे, उसका कोई रास्ता निकाल रहा है ना, वो एक तो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जी? इस पे एक बात करना चाहूँगा, ये फ़लसफ़े के हवाले से बात चूँकि नहीं हुई। आइंस्टाइन के ख़्याल में फ़िज़िक्स रियलिटी को डिस्क्राइब करती है, जब रियलिस्ट था जी। और जो बोर था, बोर के ख्याल में ये जानना ज़रूरी नहीं है, हम अगर इसके ज़रिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं मेजरमेंट के बाद तो ये काफ़ी है। यानी ये फ़लसफ़े में जो दो अलग अलग ब्रांचेस हैं कि एक ऑन्टोलॉजिकल जो बीइंग की रियलिटी है कि वो फिज़िकली रियल रियलिटी में ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, क्या फिज़िक्स का काम है उस रियलिटी को डिस्क्राइब करना या सिर्फ वो मेजरमेंट के ज़रिए प्रिडिक्ट करना उसका काम है। तो जो शट अप एंड कैलकुलेट वाले हैं वो असल में यही कहते हैं कि जी बस हमारा काम ये नहीं है कि वो फिज़िकल एक्चुअल रियलिटी कैसे एग्जिस्ट करती है, बल्कि हम उसको मॉडल्स के ज़रिए समझ रहे होते हैं, खा वो मैथमेटिकल मॉडल है या मेंटल मॉडल है, थॉट एक्सपेरिमेंट्स हैं, और वो मॉडल के ज़रिए जब हम समझते हैं तो देयर इज़ अ लिमिट टू हाउ मच वी कैन नो। तो वो वहाँ पे इक्तिफा करते हैं कांट। तो जी कांट के साथ मुझे तो लगता है बोर जो है वो कांट की फिलॉसफी को सब्सक्राइब कर रहा था। जो है फिनोमेनोलॉजिस्ट के बजाय आप नॉमिनन को या ऑब्जेक्टिव रियलिटी को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आप उसको किसी न किसी मॉडल के ज़रिए एक्सेस करेंगे इनडायरेक्टली। तो ये भी बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल है। अच्छा, उसकी भी मैथमेटिकल मॉडल्स भी हमारे चूंकि ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हैं, तो वो भी हो सकता है फ्यूचर में रिफाइन हो जाएं। जैसे किसी दौर में जीनो का जो एतराज़ था, जीनो का पैराडॉक्स था, वो कैलकुलस के बाद जो है वो अब हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त कैलकुलस चूंकि नहीं था तो उसका कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं था, इसलिए जीनो कहता था कि ये चीज़ कभी भी अपने टारगेट तक तीर जो है वो नहीं पहुंच सकता। तो अभी भी हो सकता है हमारे जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं वो पार्टिकल और वेव इन दोनों पे बेस्ड हैं। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अलावा अगर आप हाइजेनबर्ग का भी जो मैट्रिक्स मैकेनिक्स है उसको भी स्टडी करें तो उसमें भी अनसर्टेनिटी जो है वो नेचर के अंदर बिल्ट इन है। तो जब आप ये कहते हैं कि आइंस्टाइन या इनमें से जीता कौन,
तो असल में ये कोई मनाजरा तो हो नहीं रहा था कि जी कौन जीता कौन हारा। फर्क ये है कि आप ये फिजिसिस्ट ज्यादा बेहतर बताएंगे कि फिजिक्स का काम क्या है, रियलिटी को डिस्क्राइब करना या सिर्फ मेजरमेंट के बाद प्रिडिक्ट कर देना। अब फिजिसिस्ट में दो तो स्कूल है ना, बेसिकली हाँ, आइंस्टाइन, हाँ, बेसिकली ये इनसे हाँ, पूछना चाहूंगा मैं शहरयार साहब से। क्योंकि बेसिकली स्कूल के जो दो स्कूल इधर से ही मर्ज हुए ना। आइंस्टाइन तो रियलिस्ट था, वो तो ये कहता है कि फिजिक्स का काम है रियलिटी को समझना, व्हाट इज़ रियलिटी, वो ऑन्टोलॉजी के हवाले से भी है। और ये जो बाकी हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, जो बाकी जो मैथमेटिक्स को भी एज ए टूल के तौर पे देखते हैं, वो फिर इसको उस तरीके से देखते हैं। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से अब ज़्यादातर जो फिजिसिस्ट के जहन में होता है वो यही होता है कि हम ना ऑब्जेक्टिव रियलिटी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और इस तरह कम ही लोग सोचते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मतलब इट डजेंट रियली मैटर कि असल में हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी को देख रहे हैं या फिर एक मॉडल है जिसको हम मोस्ट प्रॉब्ली, मुझे तो यही लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि हमारा ब्रेन एक सर्टन तरीके से स्ट्रक्चर्ड है और हमारी एक सर्टन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही है हमारी, और तो उसके हिसाब से हम कुछ ख़ास ही किस्म के मॉडल्स हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को। क्योंकि मतलब हमारी परसेप्शन भी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू फॉर एग्जांपल अदर एनिमल्स, और कोई और अगर स्पीशीज़ एक रहती है इंटेलिजेंट और उसकी डिफरेंट किस्म की उसकी परसेप्शन है, तो वो शायद डिफरेंट किस्म की थ्योरीज इन्वेंट करे। तो हम कुछ कह नहीं सकते कि, और फिर इस सवाल थोड़ा सा मीनिंगलेस सा नहीं हो जाता कि वाकई कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमेशा आपको एक पर्सपेक्टिव की तो ज़रूरत है ना टू लुक एट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, और हमेशा आपकी एक सब्जेक्टिव किस्म की रहेगी। तो ये एक फ़िलोसॉफिकल सी डिबेट है, लेकिन वर्किंग एजम्पशन जो ज़्यादातर फिजिसिस्ट के जहन में यही होती है कि हम जब एक चीज़ को देख रहे हैं तो हम एक तरह से ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ही है हमारे लिए, हम उसको अज्यूम कर लें ऑपरेशनली कि ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ही है जिसको हम देख रहे हैं। उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है ये सोचने का कि यार ये सब्जेक्टिव हो सकता है, फिर छोड़ दें हम साइंस और क्या फ़ायदा है करने का। तो मेरे ख्याल से अगर आप बहुत डेडिकेटेड हैं टूवर्ड्स साइंस तो आपके अंदर ये एजम्पशन होती है। इस तरह मैथमेटिशियंस के अंदर भी ये बात होती है, उसके अंदर भी ये दो पॉइंट्स ऑफ व्यू है ना, एक प्लेटनिज्म है और एक फॉर्मलिज्म है। कि प्लेटनिस्ट जो होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, वो कहते हैं कि वाकई में मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं आउट देयर इन सम वे, जिनको हम बस एक्सेस कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, बजाय ऐसे कि हम हर चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं खुद ब खुद। और ज़्यादातर मैथमेटिशियंस यही बिलीव करते हैं इनेटली कि हम ना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कोई चीज़ और वाकई वो चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है, चाहे मैं उसे इन्वेस्टिगेट करूँ या ना करूँ। पाए पहले से एग्जिस्ट करता है और प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस वैसे ही पहले से एग्जिस्ट करता है, चाहे ह्यूमंस होते या ना होते। तो उसके अंदर आप ये डिबेट डाल सकते हैं कि यार नहीं, क्या पता हम खुद ही इन्वेंट कर रहे हैं और क्या पता ये चीज़ें ना, और आप कहाँ लोकेट करेंगे इन प्लेटोनिक ऑब्जेक्ट्स को आप। लेकिन वो फिर फ़ायदा नहीं है, उसका कोई डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते आप दोनों चीज़ों के दरमियान ना। तो वर्किंग अजम्पशन मेरे ख्याल से यही होती है मैथमेटिशियंस के जहन में भी और फिजिसिस्ट के जहन में भी, कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग रियल एंड ऑब्जेक्टिव। तो लेकिन फिर क्वांटम मैकेनिक्स जब आई तो फिर उसने बहुत बड़ी कन्फ्यूजन कॉज कर दी। उसने कहा कि यार वाकई कोई इस तरह की ऑब्जेक्टिव चीज़ है या नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं जब मेजर करता हूँ कोई चीज़ तो मेरे से इन्फ्लुएंस हो जाती है चीज़। तो लाइक ये जो हमने थ्योरी बनाई है, क्या ये कोई हमें ऑब्जेक्टिवली किसी चीज़ के बारे में बता रही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ हमारा एक रेसिपी है कैलकुलेशंस करने के लिए, और हम कभी ऑब्जेक्टिव रियलिटी तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। लेकिन अभी ये प्री मैच्योर बात है करने के लिए, बिकॉज एंड में उन्होंने बताया था कि क्वांटम ग्रेविटी हमारा एक लास्ट स्टेप है फिजिक्स के अंदर। तो बड़े फेसेस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब क्वांटम ग्रेविटी हमारी पूरी तरह से डिस्कवर हो जाएगी तो क्या पता क्वांटम मैकेनिक्स के मसले भी खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाए। इसलिए भी काफ़ी लोग हैं, सिर्फ ये नहीं है कि वो बायस्ड हैं अगेंस्ट क्वांटम इंटरप्रिटेशन और वो कहते हैं तो फजूल काम है। बहुत से लोगों से अगर आप पूछें, फिजिसिस्ट से आप पूछें जो कटिंग एज पे काम कर रहे हैं, वो कहें कि यार आप नहीं सोचते मेजरमेंट प्रॉब्लम के बारे में, तो कहते हैं अभी तो फिजिक्स कंप्लीट ही नहीं है यार, अभी तो हमने क्वांटम और ग्रेविटी को कंबाइन ही नहीं किया अभी तक हमने। तो क्या पता जब हम कंबाइन करें ना तो खुद ब खुद हमें ऐसे आंसर्स मिलें जिनसे हम ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, जिससे हमें पता चल जाए कि प्रोबेबिलिटी हमें क्यों नज़र आती है एट आर स्केल्स, और क्या पता रियल आप जब जाएं एट द मोस्ट फंडामेंटल स्केल्स कोई प्रोबेबिलिटी ना हो और एक यूनिक डिस्क्रिप्शन हो। तो ये आपका कोई कमेंट है, रिमार्क्स है?
मेरे ख्याल से वो कवर हो गया, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि वो जो हम कहते हैं वेव फंक्शन, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ उसकी पोजीशन है कि वो जिस तरह वो दिखा भी रहे थे कि क्लाउड फजी है, तो अब उसकी एक इंटरप्रिटेशन है कि वो हर जगह है इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे आपने क्यूबिज्म का बताया, बेसियन जो है वो भी है कि नहीं, वो हर जगह नहीं, वो है किसी एक जगह, लेकिन हमें चूंकि पता नहीं है तो हम एक सेट ऑफ पॉइंट्स ले रहे हैं कि इनमें से किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन एक्चुअली वो एक ही जगह है। बट देन इट बिकम्स मीनिंगलेस के मतलब कि अगर हमने मेजरमेंट नहीं ली तो उससे पहले वो एग्जैक्टली किस जगह था, तो वो तो मेजरमेंट लेने के बाद पता चलेगा। फिर ये है कि क्या हमें इस बात की केयर करनी चाहिए कि मेजरमेंट के पहले वो क्या था, या केयर नहीं करनी चाहिए। वो मेरे ख्याल से आपने जवाब ऐसे दे दिए थे, अगर कुछ और एडिशन करना चाहते हैं हाँ तो फिलोसॉफिकल, अच्छा नहीं वो ज़रूरी नहीं है कि वो पहले से एक जगह पे हो, ये भी एक अजम्पशन है ना। आपको मैंने लोकेलिटी और रियलिज्म दोनों का बताया ना, तो अभी आपने रियलिज्म ले लिया, यू हैव अज्यूम्ड रियलिज्म। क्यूबिज्म अगर आप उसे लें तो फिर आपको फिर नॉन लोकेलिटी डालनी पड़ेगी उसके अंदर, फिर आपने कोरिलेशंस भी एक्सप्लेन करने हैं ना। अगर पहले से इलेक्ट्रॉन एक जगह एग्जिस्ट कर रहा है और सिर्फ मुझे लग रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी क्लाउड है, तो फिर उसका इतने दूर बैठे इलेक्ट्रॉन के साथ क्यों इतना रिलेशन है कि फ़ौरन से इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो फिर नॉन लोकेलिटी आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अगर आपने लोकेलिटी को प्रिजर्व करना है कि यार एकदम से इन्फ्लुएंसेस नहीं ट्रैवल कर सकते, फिर आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि पहले से कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की, और मेजरमेंट के बाद डिटरमिन होती है वो चीज़। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं ना इसके अंदर। अच्छा, क्वांटम ग्रेविटी की जब आपने बात किया तो वो डॉक्यूमेंट्री में हमने देखी थी होलोग्राफी का, वो मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर देता हूँ। ये एक पिक्चर भी हमने ड्रॉ किया है। जो होलोग्राफी का कॉन्सेप्ट था, ये जिराड टी हूफ्ट उसने भी उस पर काम किया, लेनर्ड सस्कट ने भी उस पर काम किया। वो जो एंड पे रॉबर्ट डायग्राफ एक्सप्लेन कर रहा था ना, होलोग्राफी प्रिंसिपल या उसका जो एक मॉडल एक्सप्लेन करा था, हुआ ये कि आइंस्टाइन ने जब 1935 में ये ईपीआर पेपर लिखा ना, ये लिखा उसने पेपर मई के अंदर, मई 1935 को। और आइंस्टाइन इतना खुश नहीं था इस पेपर से, इस वजह से क्योंकि पोडोल्स्की ने उसको पहले पब्लिश करवा दिया या प्रेस में ले गया। आइंस्टाइन क्योंकि मेरे ख्याल में पोडोल्स्की ने ही राइट किया था, पेपर कंपाइल किया था और प्रेस में उसने भेज दिया। तो आइंस्टाइन बाद में खुश नहीं था पोडोल्स्की से, वो ये कहता था कि नहीं, इसको और बेहतर तौर पे एक्सप्लेन किया जा सकता था और ज़्यादा बेहतर तरीके से फॉर्मुलेट किया जा सकता था। तो लेकिन कुछ दो तीन महीनों के बाद आइंस्टाइन ने एक और पेपर लिखा। वो फिर पोडोल्स्की के साथ तो नहीं लिखा, रोजन्स के साथ सिर्फ लिखा। उस पेपर को हम ईआर पेपर कहते हैं। ये उसी साल में मई के बाद कुछ मेरे ख्याल में जुलाई में शायद या 3 महीने बाद उसने एक पेपर लिखा। तो वो था उसका टाइटल था द पार्टिकल प्रॉब्लम इन द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब वो ग्रेविटी से रिलेटेड था, लेकिन है वो पार्टिकल का प्रॉब्लम था। तो उसमें उसने सम हाउ वर्म होल का कुछ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की या उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की। तो बाद में सस्किन ने होलोग्राफी का कॉन्सेप्ट दिया, और फिर उससे के बाद एक और ज़बरदस्त मैथमेटिकल फिजिसिस्ट है माल्दासीना, युआन माल्दासीना। उसने फिर इन दोनों के बीच में ना एक कनेक्शन फाइंड किया। उसने कहा ये जो ईपीआर है ना, ये सम हाउ रिलेटेड है ईआर के साथ। ईपीआर मींस ये आइंस्टाइन का पेपर, बल्कि सस्किन का मैं एक देख रहा था वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल में ब्रायन कीन के साथ सेशन। तो वो ये कह रहा था कि मैं तो ईपीआर को एलिमेंट ऑफ फिजिकल रियलिटी के तौर पे मैंने सबसे पहले जाना। मुझे नहीं पता कि ईपीआर का क्या मतलब है। मैं समझता था कि इट इज़ दी ई स्टैंड फॉर एलिमेंट, पी फॉर फिजिकल एंड आर फॉर रियलिटी। कहता मैंने इस तरह इसके साथ इंट्रोड्यूस हुआ। तो बाद में उसकी डिस्कशन हुई माल्दासीना के साथ, और उन्होंने कहा कि ये जो आइंस्टाइन का जो दूसरा पेपर था ना 1935 वाला, इनके बीच में एक ज़बरदस्त लिंक है, ठीक है। और ये माल्दासीना ने डिस्कस किया लेनर्ड सस्किन के साथ, और उन्होंने फिर इस पे कुछ काम किया और होलोग्राफी के हवाले से काम किया। तो ये एक अभी इस वक्त ये बहुत ज़बरदस्त कंजेक्चर है कि क्या ईपीआर इक्वल टू ईआर है या नहीं। ये मतलब हायर रीचेस ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स है जहाँ पे ये काम हो रहे हैं, और वो इन दोनों को
किसी तरीके से लिंक कर रहे हैं, तो वो ये क्वांटम ग्रेविटी के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो भी यही समझते हैं कि अगर इस तरह के पैराडॉक्सेस जो आगे आ रहे हैं और इस तरह के जो कंजक्चर्स वो बना रहे हैं, अगर ये रिजॉल्व हो जाए ना, तो बहुत सारे जो पीछे वाले पैराडॉक्सेस हैं ना, वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। अब ये अगेन वो जो आपने मैथमेटिक्स की बात की थी कि मैथमेटिक्स बाज़ दफ़ा आपको बहुत सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में हेल्प कर देता है। हो सकता है ये कंजक्चर वो साबित कर ले किसी तरीके से, या एक्सपेरिमेंटली कोई प्रूव हो जाए, तो इससे वो जो बहुत सारी डिस्कशंस हैं वो सेटल्ड हो जाएं, जो कि मेरे ख्याल में अभी सेटल नहीं हुई। ठीक है, मैं नहीं समझता कि, मैं ये समझता हूँ कि आइंस्टाइन की ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। ठीक है, और क्योंकि आइंस्टाइन ही सब कुछ कर रहा था इस बहस में, और उसी बहस की वजह से ही हम इवन एंटेंगलमेंट तक पहुँचे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहस उधर से शुरू हुई, उसके जवाब में फिर बोर ने कहा कि ये एंटेंगलमेंट हो सकती है, फिर उसने उसको स्पूकी एक्शन की बात की, तो बात करते करते फिर एटलीस्ट बेल तक पहुंची। और बेल का पेपर भी हमने डॉक्यूमेंट्री में देखा कि उसको भी मेरे ख्याल में इमीडिएटली कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया, और 6-7 साल गुजर गए। और फिर वो जो किताब है बेकर की, उसमें बताया हुआ है उसने कि जो जॉन क्लाउज़र था, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला 2022 में एंटन ज़ाइलिंगर और एस्पेक्ट के साथ, उसको वो पेपर मिल गया। और फिर उसने मेरे ख्याल में बेल को लिखा कि क्या किसी ने इसकी आपके इस रिज़ल्ट की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की है या नहीं। तो वो कहता है तुम पहले बंदे हो जो मुझसे ये पूछ रहा है, मेरा तो ख्याल था ये पेपर बस चला गया कहीं आगे पीछे, नो वन इज़ इंटरेस्टेड इन दैट। तो फिर उसने उसको दोबारा पढ़ा और उसके लिए पूरा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया, और फिर फाइनली उसने एक और भी थी चाइनीज़ साइंटिस्ट थी, फिजिसिस्ट थी, ये 2022 का नोबेल प्राइज़ इस हवाले से थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, और उस पर बहस भी होती रही, क्योंकि उसने 1949 में भी इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट किया था, और वो कह रहे थे कि आपने हमें उसे कंसिडर नहीं किया, क्योंकि उसने भी काफ़ी हद तक इस हवाले से काम किया था। तो अलबत्ता 2022 का जो नोबेल प्राइज़ आ गया सामने, तो वो जो प्रॉब्लम बहस पहले से भी चल रही थी, वो 2022 में जो प्रेस रिलीज़ इन्होंने नोबेल प्राइज़ वालों ने किया, उसके बाद भी एक नई बहस छिड़ गई कि ये वो जो पहली चल रही थी कि ये सही उन्होंने प्रेस रिलीज़ नहीं की, और उस पर भी बहुत सारे फिजिसिस्ट ने उस पर भी रिएक्शन दिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ज़बरदस्त बहस थी, और बहस होनी चाहिए, शट अप एंड कैलकुलेट कभी भी नहीं होना चाहिए। कंप्लीशन में हम तो मैथमेटिक्स, मतलब एज ए मैथमेटिशियन मुझे पता है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज कंप्लीट थ्योरी और एवरीथिंग, क्योंकि वो मैथमेटिक्स से हमें पता चल गया है, थैंक्स टू गर्डल। क्योंकि इस तरह की बहस जो है ना, गर्डल और हिल्बर्ट के बीच में भी थी, ये जो फॉर्मुलिस्ट और प्लेटोनिस्ट की बात थी। तो गर्डल ने किसी स्टेज पे ये प्रूव कर दिया था कि हम सारे जो ट्रूथ्स हैं ना, उनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, वो एक फॉर्मल सिस्टम होता है और कंप्लीशन का सिस्टम होता है। तो वो देयर इज़ नो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स। तो ये उसका बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट था। तो मुझे लगता है कि अब चूँकि फ़िज़िक्स भी सम हाउ मोर और लेस एटलीस्ट एडवांस लेवल पे वो मैथमेटिकली होती है, और ये डिफरेंस बहुत कम हो जाता है एडवांस लेवल पे। फॉर एग्जांपल अगर आप EPR = ER प्रूव करना चाहेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप मैथमेटिक्स के बगैर करें। ये हाईली एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स है जिस पे जाके आप ये सारी चीज़ें प्रूव करते हैं। तो इनकम्प्लीशन तो रहेगी। मैं समझता हूँ कि आइंस्टाइन का इस हवाले से पेपर बेहतरीन था, ज़बरदस्त था, और तो उसका जो क्रिटिसिज्म है वो भी सही था। मुझे नहीं लगता कि खैर इनकम्प्लीटनेस फिजिक्स पे अप्लाई होती है। हाँ, नहीं हो सकती, क्योंकि मतलब फिजिक्स को हम डिस्क्राइब करते हैं ना मैथ से, लेकिन फिजिक्स बजाते खुद मैथ तो नहीं है, एक मैथमेटिकल लॉजिकल सिस्टम तो नहीं है फिजिक्स। वो डिस्क्राइब हो सकता है और भी तरीकों से, वर्ड से भी डिस्क्राइब हो सकती है फिजिक्स, और कंप्यूटर प्रोग्राम से भी फिजिक्स डिस्क्राइब हो सकती है, बहुत तरीकों से हो सकती है। वोल्फ्राम जैसे करने की कोशिश, वोल्फ्राम जिस तरह करने की कोशिश कर रहा है। तो बड़े सारे लोग हैं, उनको लगता है कि यार फिजिक्स क्योंकि मैथ से इतनी अच्छी डिस्क्राइब होती है तो फिजिक्स खुद भी मैथ है। तो ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो भी हमेशा इनकम्प्लीट ही रहेगी। यहाँ पे भी आप दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है। मैं इस वाले डिराग वाले स्कूल ऑफ थॉट के साथ अपने आप को लिंक करूँगा, क्योंकि डिराग जो है वो डिफरेंट अप्रोच से चलता है, वो ज़्यादा मैथमेटिकल अप्रोच से चलता है। वो कहता है कि आप मैथमेटिकल ब्यूटी की तरफ जाएं और उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान रखें, और
उसको ज़्यादा डेवलप करें, क्योंकि टैग मार्क हाँ मैक्स टैग मार्क भी है जो मैथमेटिकल, बल्कि वो यूनिवर्स को ही कहता है कि यूनिवर्स एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम जिस तरफ भी जाते हैं हमें वो अल्टीमेटली मैथमेटिक्स ही मिलता है। तो ये भी एक व्यू है, और ये वही प्लेटो और वो जो पुरानी अरस्तु की बहस है वो भी चलती है आ रही है इस हवाले से। तो जो चलिए। आइंस्टाइन कहता था, अच्छा टाइम कितना है हमारे पास? हाँ टाइम तो है, लेकिन टाइम है ना, मजीद क्वेश्चन ले लेते चलें हैं। अभी डिस्कस कर लेते हैं। मैं ज़रा बता दूं, गॉड डज नॉट प्ले डाइस का आपने सुना होगा ना। हाँ। तो ये असल में ना रियलिज्म की बात है असल में। तो अगर अब रियलिज्म को ना लें और आप कहें कि जब मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी वैल्यूज़, और मेरे मेजरमेंट करने के बाद वो उन्होंने वजूद में आई, तो ये इस पे आइंस्टाइन को एतराज़ था कि यार इस तरह नहीं हो सकता है कि जब भी एक बंदा कोई मेजरमेंट करे उसी टाइम गॉड जो है वो डाइस प्ले करें और फिर उस टाइम वो चीज़ डिटरमिन हो, पहले से डिटरमिन होनी चाहिए। लेकिन ये जो प्रेस रिलीजेस वाली कंट्रोवर्सी हुई थी नोबेल प्राइज़ के बाद, तो असल में ना जो कंट्रोवर्सी थी वो ये थी कि ना बहुत सारे आर्टिकल्स बताने की ये क्या बता रहे थे लोगों को कि ना असल मसला आइंस्टाइन का ना गॉड डज नॉट प्ले डाइस के साथ थे, रियलिज्म के साथ था, सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी बता रहे थे। लेकिन आइंस्टाइन को लोकेलिटी से ज़्यादा मसला था, नॉन लोकेलिटी से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मालूम होती फिजिक्स के अंदर प्रिसाइसली। स्टेटिस्टिकल फिजिक्स जब हम करते हैं तो उसके अंदर होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है, और आइंस्टाइन खुद स्टेटिस्टिकल फिजिक्स का मास्टर था, तो उसे क्या ऐसी तकलीफ थी उसे प्रोबेबिलिटी से क्वांटम मैकेनिक्स में हो सकती थी प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये था कि उसके अंदर अगर ये आप रियलिज्म अज्यूम कर लें तो फिर आपको ना लोकेलिटी छोड़नी पड़ेगी आपको, और ये लोकेलिटी, और आइंस्टाइन को तो खैर उस टाइम बेल्स थ्योरम का नहीं पता था, तो आइंस्टाइन ने दोनों ही अज्यूम की, रीजनेबल अजम्पशंस थी, इसकी वजह से आइंस्टाइन ने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी इनकम्प्लीट। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट ही है, तो मतलब जो दोनों प्रेमिसेस थे वो ट्रू थे, तो फिर आपके कंक्लूजन आपको मिला। लेकिन फिर बाद में पता चला कि कंक्लूजन फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि एक ना एक प्रेमिस को फॉल्स होना पड़ेगा। क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट होने का क्या मतलब है? क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट होने का मतलब ये है कि मुझे तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी से नहीं मिल रही है अबाउट द सिस्टम। जिस तरह वो एक्सपेरिमेंट था ना कि मुझे पोजीशन भी बता सकता हूँ और कंजर्वेशन मोमेंटम से मोमेंटम भी बता नहीं सकता हो हूँ। सकता है वो सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स की जो इंटरप्रिटेशन है उसकी बात कर रहा है, वो जो इंटरप्रिटेशन कोपेनहेगन की नहीं, वो इंटरप्रिटेशन क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स मुझे क्या बताएगी उसके बारे में, मुझे वो प्रोबेबिलिटीज बताएगी बेसिकली। है। उस वक्त जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्वांटम मैकेनिक्स तो वही है जो कोपेनहेगन की इंटरप्रिटेशन है ना, उससे अलावा तो कोई और क्वांटम इंटरप्रिटेशन की वो बात नहीं कर रहा था, वो कह रहा था कि कैलकुलेशन जब मैं करूंगा यूजिंग द क्वांटम मैकेनिक्स इक्वेशंस, तो मुझे जो है सिर्फ मुझे ना अनसर्टेनिटी एक मिलेगी, डेल्टा एक्स डेल्टा पी, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन है। मैं प्रिसाइसली नहीं बता सकता एक्स और पी दोनों, लेकिन मैं वैसी अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मैं बता सकता हूं। इसका मतलब है कि मुझे तमाम इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, इसका मतलब है क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है, तो मुझे हिडन वेरिएबल्स उसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो ये था जी। वो बना के बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था कि उस वक्त हालांकि एंटेंगलमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंटली अभी नहीं थी, लेकिन उसका कहना यही था कि अगर ये सुपरपोजिशन है और एक वक्त में ये दो पार्टिकल्स, अगर जैसे कि शहरयार ने पहले एक्सप्लेन भी किया, इनको अगर आप दो मुख्तलिफ जगहों पे भेजते हैं, बेशक वो जहाँ पे भी है वो कायनात के दूसरे हिस्से पे उसको होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दो पार्टिकल्स अगर अलग अलग जगह पे हैं तो वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, वही नॉन लोकेलिटी जो है वो नहीं हो सकती। तो बात ये है कि ये तो अब तय हो गया कि मैथमेटिकल रिजल्ट भी एक्यूरेट है, और बहुत सारी आपने अब इन्वेंशंस भी जो हैं वो इसी एंटेंगलमेंट की बेस पे बनाई जो काम करती हैं। तो इंटरप्रिटेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, आप कौन सी इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन वो दुरुस्त हैं। और उसकी बेस पे पिछले दिनों मैं देख रहा था RI में, रॉयल इंस्टीट्यूट में जेमल खलीली का एक लेक्चर था, उसमें उसने इंटेंगल कैम का जिक्र किया है, तो शायद शहरयार उस पर ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, जिसमें क्या चीज़? इंटेंगल कैम पे कि वो एक कैमरा है, इंटेंगलमेंट प्रिंसिपल उस पर उन्होंने अप्लाई किया है, और वो फोटॉन्स को इंटेंगल्ड फोटॉन्स, दो इंटेंगल्ड फोटॉन्स क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें एक विजिबल स्पेक्ट्रम में है, एक यूवी में है, और यूवी के ज़रिए आप डिटेक्ट करते हैं, यानी वो इनडायरेक्टली किसी
ऑब्जेक्ट को आप कैमरे से देखते हैं और दूसरे पार्टिकल से फिर आप उसको वो चूंकि विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है तो उसका इमेज ज़्यादा बेहतर आता है। तो इस तरह की अगर आप इन्वेंशंस बना रहे हैं तो फिर इसमें मेरा ख्याल है ये फिलोसोफर्स के लिए तो ठीक है कि रोजी रोटी चल जाती है। नहीं इंटरप्रिटेशंस वो तो ठीक हैं फिलोसोफर्स के लिए, लेकिन एक्चुअली इट वर्क्स एंड उसके बाद मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा फिजिक्स वाले ये इंजीनियर प्रैग्मेटिज्म है ना, बेसिकली दिस इज प्रैग्मेटिज्म, ठीक है ना, जी, जी। ये है प्रैग्मेटिक्स अप्रोच है ना। आइंस्टाइन तो कहता है ना हमें रियलिटी समझनी है ना, हम तो चले सदियों से कि भाई दुनिया को समझना है क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, हम उसको जानना चाहते हैं, उसे हमने कार बना लेनी है, उससे ये बना लेना है, उससे बनाना है, ये तो इंजीनियरिंग है। नहीं मैं इनसे एग्री करता हूँ। असल में मैं उस पर मेंशन भी करना चाह रहा था कि मतलब बिल्कुल ही शट अप एंड कैलकुलेट अप्रोच तो नहीं होनी चाहिए, वो तो बहुत ही एक नैरो माइंडेड सी अप्रोच है, लेकिन बहुत ज़्यादा छलांगे भी नहीं मारनी चाहिए अबे अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स के, यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, मैनी वर्ल्ड्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारी थ्योरी इनकम्प्लीट है क्वांटम मैकेनिक्स की। जब तक ग्रेविटी नहीं कंबाइन होती है क्वांटम मैकेनिक्स ग्रेविटी को नहीं डिस्क्राइब करती। इसका मतलब है कि इसके अंदर बहुत बड़ा मेजर मिसिंग एलिमेंट है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एज इट इज़ राइट नाउ। तो जब वो पजल का पीस कंप्लीट होगा उसके बाद हमें नए आंसर्स मिल सकते हैं। तो मेरी अप्रोच अभी ये है कि ना बहुत ज़्यादा आप इसके अंदर अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटम इंटरप्रिटेशंस आप बिल्कुल लॉस्ट हो जाएंगे, पूरा फॉरेस्ट है इंटरप्रिटेशंस का, एक प्री मैच्योर सी चीज़ है। जीनोस पैराडॉक्सिस पे कौन भी सी इंटरप्रिटेशन फॉलो करें, देखें हैं? कोई तो फॉलो करनी है ना आपने, नहीं जो जरूरी तो नहीं है स्टैंडर्ड ना। ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन है वो भी तो एक इंटरप्रिटेशन ही है ना, जो ऑलरेडी आप कह रहे हैं नहीं कि वो वेव फंक्शन है, और वेव फंक्शन जो है आपका स्प्रेड है, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, कोलैप्स कर जाता है, दिस इज ऑलरेडी एन इंटरप्रिटेशन। नहीं वो इंटरप्रिटेशन ज़रूरी तो नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा साए है वो बस एक सिंबल है, हाँ और उसको मैं मालूम करता हूँ यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन। अच्छा हैमिल्टोनियन है वो तो मैं लिख सकता हूँ ना किसी भी सिस्टम के बारे में, उसके लिए तो मुझे इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसको मैं डालूंगा अपने श्रोडिंगर इक्वेशन में, उससे मेरे पास साए आ जाएगा, और मैं साए का स्क्वायर लूंगा, और फिर मैं उसका वो लूंगा अपना एम्पलीट्यूड लूंगा किसी भी स्टेट के साथ, प्रोबेबिलिटी मुझे मिल जाएगी, फिर मैं एक्सपेरिमेंट कर लूंगा, या फिर मैं उल्टा कर लूंगा एक्सपेरिमेंट कर लूंगा, उससे साए निकाल लूंगा। तो इसमें तो मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि यार साए रियल है, या फिर वो सिर्फ एक मेरा बिलीफ है, या फिर वो ये है, या फिर वो है, या फिर मैनी वर्ल्ड्स हो रही हैं, वो उसकी तो मुझे ज़रूरत नहीं है ना। रॉजर पेनरोज इस पर क्यों इतराज़ करता है कि ये ब्लैटेंट लाई है? और रॉजर पेनरोज सही कहता है, वही कह रहा है जो भी मैं कह रहा हूँ ना। रॉजर पेनरोज तो यही तो कहता है कि यार अभी क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी को आपने कंबाइन ही नहीं किया, इसलिए वो ये कहता है कि आप किस तरह कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट है, क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है। ठीक है, उसको आप कंबाइन करें, फिर उसकी जो अपनी थ्योरी है उसमें वो कंबाइन करता है ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को। कौन सी थ्योरी है उसकी? उसकी जो है अपनी ऑब्जेक्टिव कोलैप्स वाली उसकी थ्योरी है, तो जिसके अंदर वो कहता है कि अब जो एक सुपरपोजिशन आपका बन गया फॉर एग्जांपल, तो उनकी जो एनर्जीज हैं उन दोनों सुपरपोजिशंस की, दोनों स्टेट्स की, वो डिफरेंट है थोड़ी सी। उससे ना थोड़ा सा कर्वेचर आ जाता है, क्योंकि एनर्जी से कर्वेचर आते हैं ना स्पेस टाइम में, और थोड़ा सा कर्वेचर आ जाता है उससे खुद ब खुद जब एक लिमिट क्रॉस करती है उनकी डिफरेंस इन एनर्जी, तो खुद ब खुद कोलैप्स हो जाती है स्टेट एक में। तो उसने इस तरह उसने रिजॉल्व किया, ऑब्जेक्टिव मेथड एक तरीका दे दिया टू कोलैप्स द वेव फंक्शन। तो जब तक आपने ग्रेविटी को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, आप नहीं इतने बड़े बड़े क्लेम्स कर सकते ना कि मुझे लगता है मैनी वर्ल्ड्स होंगी, मुझे लगता है नॉन लोकेलिटी बोहम वाली होगी, मुझे ये लगता है पूरी करियर्स आप उस पर अपनी बेस कर रहे हैं, एक प्री मैच्योर सी चीज़ लगती है। तो मेरी तो अप्रोच अभी ये है कि चलो आप शट अप एंड कैलकुलेट वाली भी अप्रोच आप ना रखें, आप स्टडी ज़रूर करें, सोचें ज़रूर, लेकिन अभी मुझे लगता है आपको एग्नोस्टिक होना चाहिए इस मामले में कि यार अभी आई एम नॉट श्योर ईदर वे। अभी मैं आई वांट टू इन्वेस्टिगेट मैटर्स फर्दर, और मैं क्वांटम ग्रेविटी को पहले समझने की कोशिश करूंगा, फिर बाद में देखेंगे इसका क्या जवाब है। तो कोई और क्वेश्चन? जी मेरा सवाल तो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इज़ देयर एनीथिंग फास्टर देन लाइट? और ज़रा इंटेंगलमेंट यहाँ डिस्कस होती रही है, तो मैं शहरयार से पूछूंगा कि ये कैसे है, ये आइंस्टाइन फिर इससे तो रॉन्ग प्रूव हो गया कि भाई ये कोई स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ चीज़ नहीं हो सकती, तो इज़ देयर एनीथिंग फास्टर देन लाइट? ज़रूरी नहीं है कि रॉन्ग प्रूव हो गया, जिस तरह मैंने बताया कि अगर आप जो है अज्यूम कर लें कि पहले से वैल्यूज़ नहीं एग्जिस्ट करती हैं किसी मेजरमेंट की, और मैं जब मेजरमेंट कर रहा हूँ उसी टाइम वो एग्जिस्टेंस के अंदर आ रही हैं वैल्यूज़, तो फिर इन्फ्लुएंस प्रोपोगेट होने की ज़रूरत ही नहीं है ना।
फिर तो अगर अगर आप अज्यूम कर रहे हैं आप, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जहन में यही होता है ना कि अगर मैं एक मेजरमेंट कर रहा हूँ क्लासिकली तो यही होता है, डब्बा खोलता हूँ पहले से ही उधर एक चीज़ मौजूद है और मुझे बस पता चल जाएगा। फिर तो ये बड़ा मसला क्रिएट होता है कि अगर पहले से ही एक चीज़ फॉर एग्जांपल इधर फॉर एग्जांपल एक सुपरपोजिशन है रेड और ब्लू बॉल्स की, उधर सुपरपोजिशन है, इधर मैंने रेड ऑब्जर्व की उधर ब्लू ऑब्जर्व होगी, फिर मसला क्रिएट होता है यार फास्टर देन लाइट किस तरह इन्फ्लुएंस प्रोपोगेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ना पहले से कुछ भी डिटर्मिन नहीं है, उसी टाइम एक चीज़ डिटर्मिन हो रही है, पहले से नहीं वो एग्जिस्ट कर रही, ठीक है, तो वो फिर बस ये है कि आपकी एक स्टेट ऑफ नॉलेज है वो अपडेट हो रही है, इधर रेड बॉल मिल गई उधर ब्लू बॉल मिल गई, देयर डजंट हैव टू बी एनी कनेक्शन बिटवीन देम। तो और दूसरा जो एंड में डॉक्यूमेंट्री में भी हमने देखा, जो वो होलोग्राफिक प्रिंसिपल की बंदा बात कर रहा था, तो उसके अंदर वो ये कह रहा था कि अगर हम ग्रेविटी को इनकॉर्पोरेट करें क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो अब ये ऐसी ऐसी हमें एक मॉडल्स मिल चुके हैं ADS CFT के फॉर एग्जांपल, उसके अंदर ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक यूनिवर्स की वो एक ना होलोग्राम के अंदर इनकोड हो सकती है एट द बाउंड्री। और तो इसका मतलब ये है कि ना उससे ना स्पेस ही आपका एक इमर्जेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है उससे। तो अगर स्पेस ही फंडामेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर ज़रूरत ही नहीं है सवाल पूछने की कि यार किस तरह चीज़ें प्रोपोगेट कर रही हैं स्पेस में इंस्टेंटेनियसली। वो क्वांटम कोरिलेशंस वो पहले से बाउंड्री पे एग्जिस्ट करती हैं क्वांटम कोरिलेशंस, और बस हम और क्योंकि हमारी जो 3D वर्ल्ड है इल्यूजन है, तो हमें ऐसा लगता है कि ना दो पॉइंट्स के दरमियान इंस्टेंटेनियसली इन्फ्लुएंसेस ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन असल में एक इल्यूजन है सिर्फ। असल में हर चीज़ इनकोडेड है पहले से होलोग्राम में और वहाँ पे वो हैं एक दूसरे से रिलेटेड। तो ये एक इल्यूजन की तरह है, मतलब और भी तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन्स आपने देखे होंगे ना, उसमें ऐसा लगता है कि दो चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, असल में वो नहीं होती। इस तरह की नहीं देखी हमें 3D इल्यूजन्स, इसमें एक एंगल से देखते हैं तो ऐसा लगता है वो एक ही चीज़ है, साइड से देखते हैं तो वो दूर दूर पार्ट्स होते हैं उसके। तो क्या पता एक इल्यूजन हो। मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो हेलोग्राफिक का आपने बताया, हेलोग्राफिक होलोग्राफिक, तो तो इसमें जो लास्ट में एक्सपेरिमेंट वो जो कर रहे थे उधर के फ्रॉम डिफरेंट क्वाजार से जो ले रहे थे, तो उसमें भी तो ये बात अप्लाई, मतलब उसमें एजम्पशन ये थी कि वो रैंडम है, लेकिन अगर होलोग्राफिक के हिसाब से देखें तो फिर तो वो जो लाइट्स आ रही हैं और जो फिल्टर्स अप डाउन हो रहे हैं, तो वो फिर रैंडम तो ना रहे ना उनके दरमियान भी, मतलब मैं अभी कोरिलेट कर रहा हूँ दोनों वो चीज़ों को। डिफरेंट है, वो उस तरह से नहीं है। वो जो बात कर रहे थे ना वो सुपर डिटर्मिनिज्म की बात कर रहे हाँ थे उसके वही मैं अंदर। उसी की, हाँ वो अलग चीज़ है, वो तो खैर बहुत ही अजीब चीज़ है ना। वो तो मतलब अब वो एक लूप होल को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, और वो ये था कि अगर मैं लैब के अंदर इस तरह का एक्सपेरिमेंट करता हूँ, दो एक फोटोन को इधर भेजता हूँ एक फोटोन को इधर भेजता हूँ मैं, और फिर मैंने एक रैंडम एक वो लगाया हुआ है फिल्टर उसके अंदर लगाया हुआ है, दोनों साइड्स पे कोई भी फिल्टर आ सकता है, ठीक है, और फिर उससे वो रैंडम होगा। लेकिन वो क्योंकि ना दे आर लाइक दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि वो जो मैं जिस भी तरीके से वो रैंडमनेस ला रहा हूँ फिल्टर्स के अंदर, वो भी लेबॉर्ट्री के अंदर एक डिवाइस है फॉर एग्जांपल, और क्या पता उनके दरमियान एक ताल्लुक हो फॉर एग्जांपल जिसका मुझे पता ही नहीं है, और वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक दूसरे को, और वो को रिलेटेड है। मैंने ज्यूम किया हुआ है कि वो इंडिपेंडेंट है, जिसकी वजह से एरर्स आ जाएं, जिसकी वजह से मुझे लगे कि यार ये वो इंटेंगलमेंट हुई हुई है इनके दरमियान। उन्होंने ये लूप होल रिमूव करने के लिए कहा कि मैंने बहुत ही एक दूर दराज चीज़ से मैं फोटॉन्स यूज़ करता हूँ और उनकी मदद से मैं ये रैंडमनेस लाता हूँ इसके अंदर। तो इतनी दूर की चीज़ जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बनी है मेरा उस क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी रैंडम दूर है, लेकिन हाँ फिर भी रैंडमनेस स्टिल सीम्स लाइक एन assumption इवन इन दिस केस। या हाँ मतलब वही मेरा भी यही ख्याल था कि 100% तो लूप होल नहीं रिमूव होता है इससे, लेकिन बड़ा लेस प्रोबेबल हो जाता है। उन्होंने भी यही कहा था, प्रोबेबिलिटी बहुत कम, उन्होंने कहा था कि बहुत कम लाइकली, उन्होंने ये नहीं कहा कि ख़त्म हो गया लूप होल, उन्होंने कहा था कि लेस लाइकली हो जाता है। लेकिन क्या पता है सब कुछ एक कंस्पिरेसी तरह वो एवोल्यूशन के बारे में भी कहा जाता है। कुछ क्रिश्चियंस वगैरह ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस कहते हैं कि जो हड्डियां हमें मिलती हैं ज़मीन के अंदर से, ये भी एक ना टेस्ट है हमारे फेथ का, कि हमें ये ना लगे कि असल में जो दुनिया कायनात थी, क्योंकि क्रिश्चियंस को तो ये लगता है ना कि 4000 साल पुरानी थी हमारी दुनिया, तो फिर ये डायनासोर के फॉसिल्स कहाँ से आए। तो फिर वो उसको एक्सप्लेन इस तरह करते हैं कि ये जो था ना असल में ये ना एक टेस्ट ऑफ फेथ था, और ये इम्प्लांट की गई थी ज़मीन के अंदर ताकि जो ट्रू बिलीवर्स हैं वो इनसे गुमराह ना हो, और जो कमज़ोर बिलीफ वाले हैं वो कह दें नहीं नहीं सब कुछ रिजेक्ट करने के, नहीं यूनिवर्स कायनात तो इतनी पुरानी।
तो उस तरह की अगर आप बातें शुरू कर दें फिर तो यार फिर तो स्यूडो साइंस। फेथ की बात की तो मेरे ख्याल में मैंने पढ़ा है कि इमाम गजाली का भी ये तसव्वुर था, वो भी एक बड़े फ़िलासफ़र थे अपने दौर के। तो उनके ज़हन में ये था कि शायद ये कायनात अल्लाह पाक हर लम्हे बनाता है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर अगले लम्हे फिर दोबारा कायनात क्रिएट होती है। और एक कुरान की आयत भी मैंने अभी यहाँ देख रहा था, उससे भी वो कोरिलेट कर रहे थे अपना तसव्वुर। तो है तो ये मतलब एक अनसर्टेन सी दुनिया है, इसमें आप इतनी ज़्यादा आपने 4-5 खुद ही गिनवाई पॉसिबिलिटीज़, लेकिन कहीं भी आप भी नहीं किसी को कह सकते कि ये बात सर्टेन है। आपका भी क्वेश्चन है? मेरा ख्याल है डिबेट जो है वो बड़ी हमारे लिए जो टेक्निकल हो गई, ठीक है। तो अब ज़रा ये सर के सवाल से मुझे लगा गुंजाइश पैदा हुई है कि अवामी सतह पे इसको थोड़ा सा लेके आया जाए। तो एक बड़ा नाइव सा क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपकी बातों से जो लगा है कि रियलिटी इज़ कॉम्प्लेक्स, इट इज़ मिस्टीरियस और डीपली मे बी इंटरकनेक्टेड और मे बी डिस्पर्स्ड, ये तो यू गाइज नो बेटर। लेकिन क्वेश्चन इज़ कि इज़ देयर एनी अंडरलाइंग जो कोई फंडामेंटल कॉस्मिक यूनिटी है जिसको हम कोई रैशनल कॉस्मिक कोई ऑर्डर है जो एग्जिस्ट करता है? दैट इज़ द क्वेश्चन। अच्छा, मैं इस पर्सपेक्टिव एंटेंगलमेंट के पर्सपेक्टिव से मेरी जो अपनी इंट्यूशन है वो मैं आपको बता सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है वो सही हो, मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूँ, या मतलब एक हमारे पास थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है ना, और वो काफ़ी हद तक एक स्टैंडर्ड काइंड ऑफ मॉडल है, उसकी काफ़ी सारी उसके प्रूफ्स हैं, मतलब कंप्लीट तो कुछ भी नहीं है ना। तो अगर उसको हम कहते हैं कि जी उस स्टार्ट से यूनिवर्स लेट्स सपोज क्रिएट हुआ है, तो उसके बाद यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया है, तो आप के पास ये जो स्पेस एक्सपैंड हुई है ना उस हवाले से, ठीक है, ये सेट ऑफ एंटेंगल पॉइंट्स हैं जो उसके बाद हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक ही जगह से समझ लें कि वो एक कोई नुक्ता था जिसमें ये सब कुछ था, एनर्जी थी, मोस्ट प्रोबेबली एनर्जी थी, ठीक है, और वो हुआ है, कोई बैंग हुआ है या वट एवर जो भी हुआ है, ठीक है क्योंकि हमें प्रिसाइज टर्म्स में आप एक्सप्लेन करेंगे तो फिर वो टेक्निकल हो जाएगा। तो एनीवे वो जब एक्सपेंड हुआ है, तो अब ये जो एक्सपेंशन हुई है ये किस चीज़ की हो रही है? अब हम कहते हैं स्पेस की एक्सपेंशन हुई है, लेट्स सपोज, ठीक है। अब अगर स्पेस की एक्सपेंशन हुई है तो फिर स्पेस को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ वी कैन डिफाइन द स्पेस? तो स्पेस को मैथमेटिशियंस तो सेट ऑफ पॉइंट्स के तौर पे ही एक्सप्लेन करते हैं, और ये एक इन्फिनिट सेट बन जाता है, और इन्फिनिटी में भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, काउंटेबल एंड काउंटेबल इन्फिनिटीज़ होती हैं। लेट्स सपोज कि वो इन्फिनिटीज़ हैं, तो इन्फिनिट सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, और ये सारे के सारे इंटेंगल्ड हैं, और टेंगल्ड क्यों हैं? क्योंकि किसी टाइम पे ये एक ही जगह पे थे, ठीक है, और इस सेंस में कनेक्टिविटी है, ठीक है, वो जो अगर आप पूछ रहे हैं, तो ये एक इसका एक आंसर हो सकता है कि देयर इज़ थिंग्स आर कनेक्टेड, नो डाउट अबाउट दैट। हाँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मज़ीद रेज हो सकता है जो शायद ये EPR से रिलेटेड भी हो सकता है कि के अगर हम इस एंटेंगलमेंट को ख़त्म करें किसी, लेट्स सपोज दो पार्टिकल्स हैं वो एंटेंगल्ड है, एंटेंगलमेंट हो गई, इस्टेब्लिश हो गई कि दो पार्टिकल्स के बीच में एंटेंगलमेंट ख़त्म कर दिया, इसका क्या होगा? कहीं उससे वर्म होल तो नहीं क्रिएट हो जाएगा, ब्लैक होल तो नहीं क्रिएट हो जाएगा? तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस हवाले से जो की जा सकती हैं, ठीक है। और अगर हम इस तरह एंटेंगलमेंट ख़त्म करना शुरू कर दें, लेट्स सपोज सबकी ख़त्म करते चले जाएं, जो भी हम कहते हैं कि स्पेस इज़ द सेट ऑफ एंटेंगल पॉइंट्स, ठीक है ना, और इन दैट सेंस एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, और अगर हम इन एंटेंगलमेंट्स को ख़त्म करना शुरू कर दें किसी तरीके से, तो फिर क्या होगा? स्पेस वापस चंक्स में वापस ग्रेनिंग होना शुरू हो जाएगी। तो फिर वही सवाल होगा कि फिर अल्टीमेटली स्पेस जो है वो डिस्क्रीट है या नहीं, ठीक है। तो वो ये भी हो सकता है कि वो डिस्क्रीट सेटअप पॉइंट से ही बनी हो, और इसमें भी एक थ्योरी है, एक स्ट्रिंग थ्योरी है, और फिर एक और भी थ्योरी है जिसे लूप क्वांटम ग्रेविटी भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट थ्योरीज हैं जो डिफरेंट वे से इस तरह के क्वेश्चंस को भी, वो मेरे ख्याल से थोड़ा जनरल उससे पूछ रहे थे कि हमें कोई यूनिटी मिलती है यूनिवर्स को जो हम देखते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम टेक्निकल उसमें जाएं। तो मुझे तो लगता है कि तरह से यूनिवर्स, क्योंकि एक टोटलिटी है ना यूनिवर्स, तो हम उसको समझने के लिए उसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेकअप करते हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें, लेकिन असल में तो एक पूरी एक ग्रैंड यूनिटी की तरह है यूनिवर्स, और वो उसके पीछे ऑफ कोर्स कोई ना कोई ऑर्डर है उसके अंदर, क्योटिक तो नहीं है यूनिवर्स। केओस तो है वैसे नहीं, केओस उसको हम जब देखते हैं, मतलब एक ख़ास एक पर्सपेक्टिव से एक सिस्टम को हम देखते हैं, तो उसके अंदर केओस आता है, कभी ऑर्डर होता है। केओस खैर केओस मतलब क्लासिकल ये होती है केओस, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्मूथ आउट हो जाती है ना ट्रेजेक्टरीज,
तो क्वांटम, क्योंकि केओस का तो आपको आइडिया है ना, बड़ी करीब करीब शुरू करें या फिर वो दूर दूर डाइवर्ज हो जाती हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में वो लिमिट हो जाती है कि आप इतना करीब नहीं कर सकते। तो क्वांटम मैकेनिक्स हर चीज़ को स्मूथ आउट कर देती है। लेकिन मैं जनरली वो बस पूछ रहे हैं कि एक हमें क्या रैंडमनेस मिलती है या फिर यूनिटी मिलती है हमें यूनिवर्स के अंदर। जी जी, तो हमें ऑफ कोर्स यूनिटी, मुझे तो लगता है कि हमें यूनिटी मिलती है, और कुछ चीज़ों के अंदर अपेरेंटली हमें रैंडमनेस मिलती है, जिन चीज़ों के बारे में हमें इतनी इल्म नहीं होता, इन्फॉर्मेशन कम होती है, उसको फिर हम उस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि चीज़ें ऑलमोस्ट रैंडम ही हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हर चीज़ एट द एंड ऑफ द डे मैथमेटिकल लॉज से चल रही है, मैथमेटिकल लॉज अंडरपिन कर रहे हैं ना हर चीज़ को, कोई भी चीज़ इस तरह से रैंडम तो नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कहा जा सकता है यार इसके अंदर शायद रैंडमनेस हो, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से इनकम्प्लीट है अभी थ्योरी। इसके बाद ही मुझे लगता है कोई इससे भी एक हायर ऑर्डर हमें नज़र आ जाएगा जिससे ये रैंडमनेस भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आइंस्टाइन की तरफ मैं आइंस्टाइन का सपोर्टर हूँ इस मामले में। डिटर्मिनिस्ट हो गया। आइंस्टाइन यही, उसको भी यही ख्याल था आइंस्टाइन का हमेशा कि यार एक अंडरलाइंग एक रैशनल ऑर्डर होना चाहिए यूनिवर्स के अंदर, ऐसा नहीं कि गॉड इज प्लेइंग डाइस एवरी टाइम और रैंडमनेस है और बस कुछ भी हो सकता है। तो वो जो आइंस्टाइन की ब्लॉक यूनिवर्स की भी तो थ्योरी है ना, ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी है, उसमें तो फिर ये सारा कनेक्टेड ही है सब कुछ। हाँ हाँ, तो या आई थिंक, हाँ बड़ा ब्रॉड सा सवाल था आपका, लेकिन मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स एक है रैशनल ऑर्डर और यूनिटी है, लेकिन ओपिनियन है, मैं कोई क्या पता रैंडम ही हो, लेकिन हु नोज। थोड़ा सा क्वेश्चन था, आई जॉइन इन लेट तो मुझे आइडिया नहीं, शायद हो सकता है पहले जिक्र हुआ, लेकिन ये कि शहर भाई से मुझे पता चला था इन वन डिस्कशन द अदर लास्ट ईयर कि फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट जो ट्रैवल करती है कोई चीज़, तो मुझे जो फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू माय माइंड वाज द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। इज दैट करेक्ट? हाँ वो भी है लेकिन वो वो वायलेट नहीं करती, रिलेटिविटी को वायलेट नहीं करती। वायलेट नहीं करती ना, मतलब मैं इसी चीज को आंसर कर रहा हूँ इन वन वर्ड कि इज देयर एनीथिंग दैट ट्रैवल्स फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, द एक्सपेंशन ऑफ द ये यूनिवर्स। भी एक आंसर है, हो सकता है उसका, Possible बिल्कुल answer. बिल्कुल बिल्कुल। Thank you. अच्छा अच्छा पॉइंट इसने रेज किया। हाँ तो Yeah, I had a question. So, जैसे लाइट ट्रेवल करता है ऐसे डार्कनेस भी ट्रेवल करता है? डार्कनेस को पहले डिफाइन करेंगे, मेरे ख्याल में कहते हैं आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था कि ये इट इज़ द एब्सेंस ऑफ लाइट यही डार्कनेस है। तो हाँ, लेकिन डार्क एनर्जी के हवाले से कुछ कहा जा सकता है। पहले डार्कनेस का बता दे, फिर नहीं डार्क एनर्जी पे नहीं, आते देखिए हैं। टेक्निकल आंसर तो इसका यही हो सकता है कि फिर आप डार्क एनर्जी के हवाले से वो डार्कनेस उसका- का पूछ रहे हैं, अंधेरा नहीं, अंधेरे की जो स्पीड है ना वो लाइट जितनी है, लेकिन माइनस है उसके, क्योंकि लाइट जा रही है और डार्कनेस उतनी स्पीड से पीछे जा रही है, ठीक है ना। तो लाइट इस तरफ जा रही है और डार्कनेस आपकी रिसीड कर रही है, और जब लाइट आपकी ख़त्म होती है तो वो इंस्टेंटेनियसली तो नहीं ख़त्म होती ना लाइट। फॉर एग्जांपल अगर एक लाइट की बीम जा रही है आपकी स्ट्रेट और मैं बल्ब बंद कर देता हूँ, तो जो पहले से निकली हुई है लाइट वो तो जाती रहेगी ना लाइट, और उसके पीछे पीछे डार्कनेस आती रहेगी, तो सेम ही स्पीड होगी डार्कनेस और लाइट की। हाँ, वो यिंग यांग का एक पिक्चर भी होती है ना जो साथ साथ चल रही होती है। हाँ, तो स्पीड ऑफ डार्कनेस भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ये फिर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की तरह, हाँ के हाँ चलो एनालॉजी के तौर पे। हाँ। अगर जी हमारे यहाँ ये जो सर ने सवाल किया है कि आपकी बात से लग रहा है कि दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ ज़रा जो समाजी दुनिया है उसके जो लॉज हैं उसमें तो ये लग रहा है कि एक तो जहालत की स्पीड जो है अंधेरे की वो रोशनी से ज़्यादा हो गई है, और दूसरा वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बल्कि जहालत जो है ये रोशनी अंधेरा जो है वो रोशनी से बहुत आगे चला गया। तो इस पे कोई थोड़ा इस पे तो सर परवेज भाई अपनी राय देंगे, वो देते भी रहते हैं। इसकी वजूहात बहुत सारी हैं, अब हमें लोगों को पता ही है वो काफ़ी सारी वजूहात। तो एनलाइटनमेंट वाले प्रोजेक्ट्स पे हमें काम करना चाहिए, और उसके लिए फिर यह है कि साइंस एक बहुत इज देयर समथिंग हाँ। फास्टर देन लाइट, जहालत हो सकता है। कार्ल सेगान की वो याद आ गई, जैसे डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड है और साइंस एज ए कैंडल इन द डार्क, तो वो उसको देखा यूज़ किया जा सकता स्टीफन है। हॉकिंग का भी कोट है ना कि देयर आर टू थिंग्स दैट आर इन्फिनिट, द यूनिवर्स एंड ह्यूमन स्टुपिडिटी। आइंस्टाइन ने की थी। आइंस्टाइन की है, आइंस्टाइन। एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स। हाँ यस। जी सर, इसमें यह था कि जितनी भी बहस हुई है उससे मैं ये समझ पाया हूँ कि ये जो क्वांटम फिनोमेना है ये
बेसिकली रिवॉल्व करता है डिटर्मिनिज़म और इनडिटर्मिनिज़म की सारी जंग है ये। तो क्या ये बात मेरी दुरुस्त होगी ये कहना कि ये इसी एक्सट्रीम के अंदर लाई करता है ये सारा फिनोमेना कि एक तरफ डिटर्मिनिज़म है, दूसरी तरफ इनडिटर्मिनिज़म है। जो मैक्रो लेवल है वो डिटर्मिनिज़म का खेल है सारा, और जो क्वांटम फिनोमेना है वो इनडिटर्मिनिज़म का खेल है। हाँ ये भी है, लेकिन ये पूरी स्टोरी नहीं है। तो जिस तरह मैंने बताया, लोकेलिटी भी जो है ना बहुत बड़ा एक मसला है। जिस तरह मैंने बीच में ही बताया था कि बहुत सारी चीज़ें इनडिटर्मिनिस्टिक ही होती हैं हमारे लेवल पे, क्योंकि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं होती। तो जिस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स है ना इसकी, कि मतलब एक फॉर एग्जांपल एक गैस को मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसके इतने सारे पार्टिकल्स हैं, मुझे तो नहीं पता कि फलाना पार्टिकल अभी कहाँ है, तो मैं एक ओवरऑल प्रोबेबिलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ही दे सकता हूँ उसकी। तो वो जब तो उस लिहाज से हाँ, वो इनडिटर्मिनिस्टिक है उस लिहाज से। तो अच्छा, लेकिन तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसके अंदर भी जो है ना मेन मसला इसका नहीं है कि इनडिटर्मिनिज्म है। जो कि कंट्रोवर्सी हुई थी ना प्रेस रिलीजेस जो हुई थी 2022 के नोबेल प्राइज़ के बाद, तो सब लोग कह रहे थे कि आइंस्टाइन को जो मेन मसला था वो ये था, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। लेकिन वो असल मसला उसका ये था कि अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी ये इनडिटर्मिनिज्म नहीं है, अगर मतलब चीज़ें आपकी पहले से डिटर्मिंड हैं, तो फिर नॉन लोकेलिटी होनी पड़ेगी। बहुत एकदम से चीज़ें दूसरी बहुत दूर एक चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें थी ना, ये आइंस्टाइन को इससे मसला था, सिर्फ इनडिटर्मिनिज्म से मसला नहीं था। तो अगर इनडिटर्मिनिज्म भी होती लेकिन लोकेलिटी आप प्रिजर्व कर सकते, तो क्या पता आइंस्टाइन उसे एक्सेप्ट कर लेता। तो जिस तरह बोहम ने ये किया, बोहम ने लोकेलिटी निकाल दी, डिटर्मिनिज्म उसने रख ली। तो ये इसके अंदर दो पहलू हैं। इसके अंदर क्वांटम डिबेट के अंदर ना दो पहलू हैं कि सिर्फ इनडिटर्मिनिज्म वाला मसला नहीं है, नॉन लोकेलिटी का भी मसला है। तो आपकी अपनी मर्जी है कि किस तरह आप उसे रिजॉल्व करेंगे। बड़ी अप्रोचेज हैं इसकी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो है ना प्री मैच्योर ही है डिबेट, क्योंकि अभी फुल क्वांटम थ्योरी हमारे पास है ही नहीं। फुल जो फंडामेंटल थ्योरी हमारे पास अभी नहीं है, और उससे क्या हुआ था हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ही चेंज हो जाए और ये सारी चीज़ें हमें मीनिंगलेस सी लगें जो डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, मेरा सिंपल आंसर यही है, मुझे तो अगर आप इसको इक्वेशंस के टर्म्स में डिफाइन करते हैं ना, तो फिर वो डिटर्मिनिस्टिक ही है। क्योंकि अब आप कह रहे हैं एक वेव फंक्शन है और फिर वेव फंक्शन के ऊपर आप श्रोडिंगर इक्वेशन लगा रहे हैं। अब हमें मैथमेटिशियन एज ए मैथमेटिशियन तो मेरे लिए सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक है भाई। आप खुद ही पहले डिटर्मिन कर रहे हैं कि ये एक वेव फंक्शन है, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, व्हाटएवर जिस चीज़ का भी वेव फंक्शन है ना, पॉसिबिलिटीज़ ही हैं। और फिर उसके ऊपर आप डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लगा के उस वेव फंक्शन को इवॉल्व करते हैं और उसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। आप इक्वेशन जब आप बनाते हैं, जो सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशंस होती हैं उनके तो डिस्क्रीट सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं उनके सॉल्यूशन समटाइम्स इन्फिनिटली मैनी होते हैं, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन। बट होते तो डिटर्मिनिस्टिक ही है ना, पॉसिबिलिटी है। मैथमेटिशियन आपको बता देंगे कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मैथमेटिशियन का ये काम है, वो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस अपने तौर पे डेवलप करते हैं, वो अलजेब्राइक इक्वेशंस भी हों या वो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस केस में तो बड़ी उनके लिए एक सिंपल सी एक इक्वेशन है जिसको आप इवॉल्व करेंगे, उसको उसके मॉडल बना लेंगे और उसके हिसाब से देख लेंगे कोई भी सिस्टम है, और वो माइक्रो सिस्टम है या मैक्रो है, कोई भी सिस्टम है, वो उस इक्वेशन के हिसाब से कैसे इवॉल्व हो रहा है। तो क्वांटम मैकेनिक्स को हमने मैथमेटिक्स के ऊपर लेकिन ही वो ना बेस मेजरमेंट जब करते हैं ना तो फिर वो इनडिटर्मिनिज्म आ जाता है ना। अब वो मसला ये है। इनडिटर्मिनिज्म जो है ना, वो फिर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है हमारी ना, वही तो हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है। सो अगर ये नहीं है तो ये होगा। अब आपने फ्रीक्वेंटिज्म और बेजियनिज्म का सारा मसला है, आपने टॉस जो है ना वो कॉइन टॉस करना है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या हेड होगा या टेल आएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वांटम डाइस है या क्वांटम कॉइन है, उस पे केस में भी आप पहले से बता देंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनमें से कुछ भी कुछ तो आएगा ना, वो जो कुछ आएगा वो डिटरमिन्ड ही होगा। नहीं, वो डिटरमिन्ड तो नहीं होगा ना, क्योंकि कुछ भी डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं ना, डिटरमिन्ड नहीं होगा। मैनी वर्ल्ड्स के अंदर डिटरमिन्ड होता है हर चीज़, लेकिन हमारी अगर मैनी वर्ल्ड्स अब नहीं अज्यूम करते तो फिर उसके अंदर इनडिटर्मिनिज्म आ गई ना। एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कौन सी चीज़ सेलेक्ट होगी, अलाइव होगी या डेड होगी, तो ये इनडिटर्मिनिज्म है। तो इसके अंदर फिर यही फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप मैनी वर्ल्ड्स के अंदर आप तो नहीं अभी थोड़ी देर जाते। पहले आप कहते हैं गॉड डज नॉट प्ले डाइस, तो फिर डिटर्मिनिज्म क्या है? मतलब आप कह रहे हैं आप आइंस्टाइन नहीं वो हाँ जी, बस ये एक लाइन में क्वांटम मैकेनिक्स में कन्फ्यूजन एक्सेप्टेबल। जी सर, एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि ये सब कहते हैं कि दो पार्टिकल्स के दरमियान इंटेंगलमेंट होती है, तो क्या ये इंटेंगलमेंट मोर देन टू पार्टिकल, तीन पार्टिकल के दरमियान साइमल्टेनियसली हो सकती है? हो सकती है। मोनोगमी, ये एक थ्योरम है मोनोगमी ऑफ एंटेंगलमेंट, एक टाइम पे दो के दरमियान भी हो सकती है। हाँ जी,
नहीं होती है, क्यों नहीं होती अच्छा। यार, नहीं क्यों हाँ। नहीं होती है, बहुत सारे मतलब चलो एक जवाब मर्जी ये को है आप कि- हाँ। इंटेंगल कर सकते हैं, जितने मर्जी को आप साथ इंटेंगल। ये अभी जो हम डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे क्वांटम कंप्यूटर की, वो बाकायदा पूरा नेटवर्क एंटेंगलमेंट का जो है उससे वो कंप्यूटिंग कर नहीं रहे लेकिन थे। एक मोनोगमी ऑफ एंटेंगलमेंट भी होता अच्छा, है ना। वैसे मैं एक चीज़ ये जो हम बार बार बात करें ना कि वो हमारे लिमिटेशन है, हमारे इल्म में नहीं है चीज़, इसलिए इनडिटरमिन्ड है। हालांकि हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में, कि नेचर इटसेल्फ इज अनसर्टन, हमारे टूल्स या हमारी लिमिटेशन की बात नहीं कर रहा वो, कि हम कितना जान सकते हैं या कितना नहीं जान सकते। वो नेचर के अंदर जो बिल्ट इन फंडामेंटल अनसर्टेनिटी है वो उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि माइक्रो लेवल पे जो इनडिटर्मिनेंट या अनसर्टन है चीज़ें, वो चूंकि मैक्रो लेवल पर मिलियंस ऑफ एटम से वो चीज़ें बनी हैं, तो वो एवरेज आउट होके तो वो प्रोबेबिलिस्टिक नहीं रहती, बल्कि वो डिटर्मिनेंट हो जाती हैं। क्योंकि आप मिलियन टाइम्स आप डाइस को जो है वो रोल कर रहे हैं ना, अगर एक मैक्रो लेवल पे है, तो वो एवरेज आउट हो जाती हैं चीज़ें, और फिर वो आप उनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी तयक्कुन के साथ आप वो निकाल सकते हैं। लेकिन जब एक सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं तो वहाँ पे वो बिल्कुल वो सिंगल एक दफ़ा ही आपने डाइस जो है वो फेंका है। तो ये जो बाइसियन का ये जिक्र कर रहे थे पहले, तो एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है, अगरचे उससे ग्रेविटी वाला मसला हल नहीं होगा, लेकिन ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे बास्केटबॉल है, या वो जैसे इनकी वेवलेंथ जो है वो इतनी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है उसके मुताबिक, डिब्रॉगले के मुताबिक, लेकिन होती है। इसी तरह ये जो इनडिटर्मिनिज्म, जो अनसर्टेनिटी है, वो भी अगर इसको प्रोबेबिलिटी वेव लें तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी वेव्स को जब आप एवरेज आउट करेंगे तो वो एक आप उसको उसकी पोजीशन भी निकाल लेंगे, मोमेंटम भी निकाल लेंगे। ये जो है ना, ये मिसकंसेप्शन है असल में, कि ना ये फंडामेंटल एक अनसर्टेनिटी है, तो इसी पे हमारी बात हो रही थी ना, असल में सारी डिबेट इसी के ऊपर है ना। तो ये असल में मिसकंसेप्शन है कि ये क्योंकि अब ये जो आपके कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन वाले थे, ये कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के अंदर है की सिर्फ। ये उसकी इंटरप्रिटेशन है, ये मिसकंसेप्शन नहीं है। नहीं, मैं एक कह रहा हूँ इंटरप्रिटेशन नहीं, आप जो कह रहे थे ना, आप कह रहे थे कि ये नेचर के अंदर बिल्ट इन एक वो फंडामेंटल लिमिट है, तो ये कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहती है, ये मैं नहीं कह रहा। इंटरप्रिटेशन, हाँ, हाँ, हाँ। ये क्लैरिफाई करना जरूरी है जी, ना। जी, तो बहुत जी, सारे ऐसे लोगों ही। को लगता है कि ये असल में कोई इंडिटर्मिनिज्म है और असल में अनसर्टेनिटी है, जी, जी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन वाले ये मानते हैं सिर्फ, ठीक है। जी। क्योंकि वो ये कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट है और ये लोकेलिटी तो है, तो इसका मतलब ये है कि पहले से चीज़ों को इंडिटर्मिनेट होना ज़रूरी है उनके लिए, ठीक है। तो हम पहले से उनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन आप हिडन नहीं, लेकिन ये वेरिएबल, सिर्फ इंटरप्रिटेशन नहीं है ना। जॉन बेल का जो एक्सपेरिमेंट जो उसका वो निकालता है, दोनों की आउटपुट अलग अलग आती है। अगर हिडन वेरिएबल है तो उसकी आउटपुट नहीं जो है नहीं, वो लोकल अलग आनी चाहिए। रियलिज्म होता है उसके अंदर। हाँ। चले मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना फिर से। तो उसके अंदर लोकल रियलिज्म उससे डिस्प्रूव होता है, बेल के जो इनइक्वालिटीज़ वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो उसके अंदर अब ये है कि अब जो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन वाले हैं वो हिडन वेरिएबल्स को नहीं मानते, ठीक है। तो ये सिर्फ हिडन वेरिएबल्स को जो ना मानने वाले हैं, सिर्फ वो ये कहते हैं कि पहले से जो है फंडामेंटल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में, फंडामेंटल इंडिटर्मिनिज्म है, और ऊपर के लेवल्स पे तो क्लासिकल लेवल्स पे तो चीज़ें डिटर्मिंड हो सकती हैं, लेकिन आप स्मॉलेस्ट स्केल्स पे जाएं तो आप अनअवॉइडेबल सी अनसर्टेनिटी मिलती है। तो ऐसा नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन है। तो आप बोहम की थ्योरी अगर ले लें, तो बोहम जो था वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ देता है आपको पार्टिकल्स की, पोजीशंस की, मोमेंटा की। वो मानता ही नहीं है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। लेकिन अगर आप वो ने वो चीज़ लेनी है, जो लेके आता है वो कहाँ से? नहीं, पायलट वेव जो होता है वो उसको गाइड करता है पार्टिकल को, और पार्टिकल की एक डेफिनेट, उसमें सारे वेरिएबल्स की डेफिनेट वैल्यूज़ होती हैं, उसके अंदर ये नहीं होता, अनसर्टेनिटी नहीं होती। मसला सिर्फ उससे ये आता है कि ना नॉन लोकेलिटी आ जाती है। तो दोनों चीज़ें आपने साथ लेके चलनी है ना। तो इसमें सिर्फ इंडिटर्मिनिज्म को नहीं लेना आपने। तो आप असाइन कर सकता हूँ मैं एग्जैक्ट वैल्यूज़ पर क्वांटम पार्टिकल्स को, ज़रूरी तो नहीं है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही मैं लूँ। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन इज़ नॉट द ओनली इंटरप्रिटेशन, लेकिन फिर मुझे नॉन लोकेलिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। और सुपर डिटर्मिनिज्म भी मैं इसके अंदर ला सकता हूँ, मैं रियलिज्म भी रख सकता हूँ उसके अंदर, हिडन वेरिएबल्स भी रख सकता हूँ, लोकेलिटी भी रख सकता हूँ। फिर मैं कह सकता हूँ हर चीज़ सुपर डिटर्मिनेंट थी, लेकिन उसको मैं भी निकाल रहा हूँ। लेकिन ये जो है ना मिसकंसेप्शन
जो है ना ये आप लोग निकाल दें, ये काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी चीज़ें बताई जाती हैं कि यार फंडामेंटल लिमिट है, इसके बियॉन्ड हम कुछ भी नहीं मालूम कर सकते। तो वो एक सिर्फ कोपेनिकन इंटरप्रिटेशन की वो चीज़ है। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। हाँ, वो कोपेनिकन इंटरप्रिटेशन की चीज़ है। तो वो हिडन वेरिएबल वाली जो थ्योरी आप कह रहे हैं, बेल्स ये इनइक्वालिटीज़ वगैरह जो हैं, ये सिर्फ हिडन वेरिएबल थ्योरी को उसने डिस्प्रूव, उसने लोकल रियलिस्टिक थ्योरीज को उसने, लोकल भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर, लोकल को ना निकालें, उसने उसको इसने डिस्प्रूव किया था इन एक्सपेरिमेंट्स ने। तो मैं ज़रूरी तो नहीं है कि मैं रियलिज्म को निकाल दूँ। आप कह रहे हैं रियलिज्म को, आइंस्टाइन का सबसे बड़ा locality मसला को भी ये निकाल सकता हूँ। ये वो जो अपना ईपीआर में बड़ा मेन कंसर्न ही उसका यही है, ये अनसर्टेनिटी का, उसी को ही तो वो एड्रेस कर रहा है और उसी का ही अल्टरनेट वे में ना उसको किसी तरह रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। कोई और क्वेश्चन है आप में से, एनीवन इंटरेस्टेड? लास्ट क्वेश्चन चले ये जो चले लास्ट, वो क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जस्ट एक मेरे ख्याल में खैर क्वेश्चन ही है कि जो इन्होंने बात की मैक्रो लेवल पे चीज़ें जाके जो एक तरह की सर्टेनिटी आ जाती है, और कोहेरेंस और डीकोहेरेंस का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर मैक्रो लेवल पे शायद हमारी कोहेरेंस मेंटेन नहीं रहती और उसकी वजह से वेव फंक्शन कोलैप्स होता है और ये चीज़ें रियल लाइफ में हमें नज़र आती हैं। और क्या ये रीज़न है कि हम जो माइक्रो लेवल पे हम वो कोहेरेंस को मेंटेन करते हैं तो तभी, अदरवाइज़ ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स द्वारा बनते हैं इतनी वो नेगेटिव टेम्परेचर पे लेके जाके, तब अदरवाइज़ वो नॉइज़ वाइज से वो डिस्टर्ब होके तो फिर आपको क्यूबिट्स में एरर्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये इसका क्या यानी कोहेरेंस और डी कोहेरेंस का क्या कैसे आप रियल वर्ड में इसको अब एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, तो कोहेरेंस बस बेसिकली ये है कि आपके जो क्यूबिट्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनकी क्वांटम एंटेंगलमेंट आपने की हुई है और वो मेंटेन आपने रखी हुई है, उनको जैसे बड़ी सेंसिटिव कंडीशन। तो वो ये होता है कि ना इन्वायरमेंट का कोई भी पार्टिकल ना आ जाए तो जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर ले आपका सिस्टम, फिर क्या होगा कि आपके सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं उसकी ना इन्वायरमेंट के पार्टिकल्स के साथ इंटेंगलमेंट हो जाएगी। तो होगी तो वो भी इंटेंगलमेंट ही, लेकिन इट्स नॉट द इंटेंगलमेंट दैट यू वांट, और वो आपको पता ही नहीं उन पार्टिकल्स की स्टेट का जो बाहर से आ रहे हैं। तो इसकी वजह से आपकी हर चीज़ अनसर्टन हो जाएगी, कैलकुलेशंस गलत आएंगी आपकी उसके बाद। तो आपने उस कोहेरेंस को मेंटेन करना है। डी कोहेरेंस का मतलब ये नहीं है कि सारी इंटेंगलमेंट ख़त्म हो गई। डी कोहेरेंस का मतलब ये है कि ना इन्वायरमेंट के साथ नई किस्म की इंटेंगलमेंट हो गई आपके सिस्टम की, जिसकी हमें इल्म ही नहीं है जिसके बारे में। तो ये होती है। तो डी कोहेरेंस से फिर ऑफ कोर्स फिर आप, क्योंकि आपको एग्जैक्ट हालत नहीं पता अपने पार्टी को, तो आप कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, कंप्यूटेशंस नहीं कर सकते, यूजलेस हो जाएगा आपका कंप्यूटर। तो उसके लिए बड़ी ख़ास कंडीशंस आपको चाहिए होती हैं, बहुत ही ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, बड़ा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट चाहिए होता है ताकि बाहर से कोई पार्टिकल ना आ जाए। अब क्योंकि बहुत ठंडा आपको चाहिए ना क्योंकि अगर बड़ा थर्मल सा रूम टेम्परेचर पे है आपका क्वांटम कंप्यूटर, फिर तो वो वॉल्स के थ्रू और वाइब्रेशंस के थ्रू आराम से रेडिएशन अंदर आ जाएगी। फोटॉन्स तो आते रहते हैं ना अंदर, इंफ्रारेड फोटॉन्स तो पेनिट्रेट कर जाते हैं वॉल्स के थ्रू भी, तो आराम से आपका डीकोहेर हो जाएगा सिस्टम। तो वो उससे पार्टिकल नेचर पे आ जाता है, जो आपकी वेव फंक्शन कोलैप्स करने से क्वांटम से आप पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए। क्या नहीं ऐसा नहीं, नहीं इसको है? क्लासिकली आप ना ही सोचें। बस इसमें ये है कि जो मेरा ओरिजिनल वेव फंक्शन था ना, जिसके अंदर एंटेंगल्ड थे मेरे पार्टिकल्स आपस में, वो ब्रेक हो गया और उसके अंदर ना नई इंटेंगलमेंट्स आ गई सिस्टम एनवायरनमेंट के पार्टिकल्स के साथ, तो डिफरेंट एक वेव फंक्शन बन गया मेरा। ओरिजिनल मेरा ख़त्म हो गया वेव फंक्शन। तो हाँ, क्लासिकली तो ओरिजिनली तो अल्टीमेटली तो हर चीज़ वेव फंक्शन ही है ना, पार्टिकल्स उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते क्लासिकल। क्वांटम फील्ड थ्योरी भी है ना इसमें। हाँ हाँ, अल्टीमेटली जो हाँ के फील्ड्स हैं, क्वांटम फील्ड्स हैं और उसके अंदर फिर एक्साइटेशंस हैं, पार्टिकल्स चलें कोई लास्ट कमेंट्स करने को। चलें ठीक है, कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मेरा बस एक लास्ट कमेंट है। आई रियली एंजॉयड टुडे, और जब मैं आ रहा था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, एंड नॉट जस्ट एंजॉयड, आई एम फीलिंग लकी टू हैव सच अ कन्वर्सेशन। हाउ वाज द डॉक्यूमेंट्री, कैसी लगी? डॉक्यूमेंट्री से ज़्यादा मुझे डिस्कशन अच्छी लगी है। और सो आई रियली वांट टू पे थैंक्स टू बोथ ऑफ यू एंड डॉक्टर नकीब स्पेशली, कि आपका आइडिया था। तो आई विश कि इस तरह की हों, लेकिन चलें, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग।
तो वेरी गुड। चलें, आप सब लोग आए, हमें भी अच्छा लगा। एक अच्छी ज़बरदस्त हमने एक डिस्कशन की और डिस्कशन होती रहनी चाहिए। यही हमारा ब्लैक होल का ये मकसद है, ताकि ज़्यादा बात जो है, क्योंकि इसी से ही चीज़ें आगे क्लियर होती हैं। थैंक्स टू आल्सो आइंस्टाइन के, उसने ज़बरदस्त किस्म की वैसें शुरू की और बोर के साथ, जिसकी वजह से हम इतना, मतलब एक एडवांसमेंट इसी तरह ही होती है। तो चलें फिर यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।